आर्य समाज मंदिर तो हर किसी ने देखा रहता है, लेकिन कब इसकी स्थापना हुई, क्यों हुई? जैसे आपने बोला 140 करोड़ की आबादी इस भारत की है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं, लगभग सभी महाद्वीप में। और आज से ठीक 150 साल पहले बम्बई में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले आर्य समाज की स्थापना तिथियों को देखते हुए की थी। मुख्य उद्देश्य एक ही था कि वेद के आधार पर ही हमें सबको आगे चलना चाहिए, और धर्म में जो भी काम वेद के विरुद्ध है वो गलत है, वेद के सम्मत है तो ठीक है। जदुनाथ महाराज ने एक परंपरा ऐसी पैदा कर दी जिसको धर्म के नाम पर पैदा किया गया, बताया गया कि उस संप्रदाय की बेटियां प्रसाद के रूप में जदुनाथ महाराज के पास में एक रात के लिए रहा करेंगे। आप कल्पना करके देखिए, किसी को चिंता नहीं थी। परिवार धर्म की परंपरा के नाम पे अपनी बेटियों को वहां भेजते थे, रात को सुबह प्रसाद के रूप में वापस लेकर के आते थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि भगत सिंह जो हैं वो भी आर्य समाज को फॉलो करते थे। मनीष जी, दावा नहीं है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया को कोई भी व्यक्ति डिनाई कर नहीं सकता, जो इतिहास में लिखा जा चुका हो। मैं और आप जाकर के इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। आज भी कोई नौजवान उनके देशभक्ति के जज्बे को देखता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उनकी फोटो आज भी एकदम से किसी व्यक्ति को चेहरे के ऊपर वो तेज लाने के लिए पर्याप्त है। देखना ये पड़ेगा कि वो आखिर आया कहाँ से वो तेज। और ये भावना केवल भगत सिंह में नहीं आई, ये भावना उनके पूज्य पिताजी में आई, सरदार किशन सिंह में। सरदार किशन सिंह में वो भावना कहाँ से पैदा हुई? वो ही उनके पिता पूज्य सरदार अर्जुन सिंह से। उन्होंने यज्ञोपवीत ग्रहण किया, घर में यज्ञ करने की परंपरा शुरू करी, अपने बच्चों को सिख स्कूल में ना पढ़ा करके डीएवी स्कूल में और आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ाया। अपने बच्चों मतलब उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी। जब भगत सिंह पैदा हुए उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भगत सिंह को देश के ऊपर वक्फ करता हूँ। वक्फ मतलब दान करता हूँ। तो उनकी माता ने एक बार पत्र लिखा, भगत सिंह तुम्हारे लिए लड़की देखिए, देखने आ जाओ उसको। तो भगत सिंह ने उत्तर दिया, पूज्य माता ने, क्या आपको याद नहीं कि जब मेरे दादाजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया था, उस समय अपने कंधे पे बैठा करके बोला था कि मैं भगत सिंह और जगत सिंह को देश पर वक्फ करता हूँ। तो अब तो मैं देश का हो चुका, अब मैं विवाह करने की स्थिति में नहीं हूँ। अच्छा, जो लगातार धर्मांतरण होता था और शुद्धिकरण किया जाता था आर्य समाज के द्वारा, वो कैसे होता है? जैसे अभी भी कोई अगर कन्वर्ट कर लिया जाए हिंदू, तो आप वापस कैसे हिंदू बनाते हैं उसको, क्या प्रक्रिया है? एक जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट हो चुका था कि जो एक बार बन गया मुस्लिम या एक बार क्रिश्चियन बन गया, उसको वापस हिंदू धर्म में नहीं लिया जाता। ऋषि दयानंद ने कहा जो कुछ हुआ मुगल काल में हुआ, डराया, धमकाया और सारे हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाने के लिए वो आए थे। उन्होंने जितना किया कि लेकिन अब हमें इसको वापस लाना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने परंपरा पैदा की कि शुद्धि क्या है, मूल वापस धर्म में आना। कुछ लोग दावा करते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है आने वाले वक्त में। परिवार ही अंतिम इकाई है देश में। कोई पंचायत अंतिम इकाई नहीं है, राज्य अंतिम इकाई नहीं है, जिला अंतिम इकाई नहीं है, अंतिम इकाई परिवार है। अगर परिवार मजबूत है तो मुझे लगता है देश मजबूत है। परिवार अगर कमजोर हुआ तो देश कमजोर होगा। तो आज एक नई परंपरा देश में बहुत बड़ी, जो इस समय खतरनाक चीज को ले खतरनाक तरफ चल रही है, वो है नो चाइल्ड पॉलिसी, यानी चाइल्ड फ्री इंडिया की तरफ एक षड्यंत्र चल रहा है। व्हाट इज द नीड ऑफ चाइल्ड? आज संतान की जरूरत क्या है? इसलिए आप आनंद लीजिए, दुनिया में आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है। अगर आप इंटरनेशनली देखें, आज रशिया संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज जापान संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज इटली, यूरोप के अनेक देश संतानों की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे देश को भी कहीं ना कहीं उस तरफ पहुंचाने की साजिश ना हो। लेकिन आपने जिस बात को बताया, बोला था बैलेंस, विचारधारा का बैलेंस, 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू, ये जो बैलेंस है इसको बना करके रखना तो हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी। अभी मैंने आपसे नमस्ते की आते ही, तो मैं ये कहूँगा नमस्ते कहाँ से आई? तो मुझे कहना पड़ेगा कि नमस्ते की देन ऋषि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। नमस्ते का इंट्रोडक्शन और किसी ने भी नहीं किया। आज पूरे देश में नमस्ते की जाती है और सारी दुनिया में नमस्ते भारत की पहचान बन गई है। तो मुझे लगता है आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। मेरे एक दोस्त मुझे मिले, भाई साहब क्या ये ठीक है गंगा में जाने से पाप धुल जाते हैं? आर्य समाज की स्पष्ट मान्यता कि गंगा में नहाने मात्र से पाप नहीं धुल सकते। देखिए, गंगा में जाने से शरीर पवित्र होगा, कैसे पाप धुलेंगे? तो आर्य समाज का स्पष्ट मान्यता उसको क्लियर कर देती है, भैया कर्म का फल। और उसको यही कहा जाता रहे कि गंगा में जाने से पाप धुल जाएंगे, तो वो क्या पाप करने से बचेगा? वो तो करेगा और जाएगा, करेगा और जाएगा, करेगा और जाएगा, कि पहले पाप करो फिर धोते रहे। इसलिए आर्य समाज उसको स्पष्ट मार्गदर्शन कर रहा है कि गंगा में जाने से पाप नहीं धुलेंगे, इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो। भारत की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ में आर्य समाज के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर में
आर्य समाज को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन आर्य समाज की स्थापना कब हुई और क्यों हुई, किन वजहों से दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ी थी, आखिर वो कौन सा शुद्धि आंदोलन था जब हिंदुओं को धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनय आर्य जी, जो आर्य समाज के प्रवक्ता भी हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे कि आर्य समाज आज की तारीख में क्या क्या काम समाज के लिए कर रहा है। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले जो आम नागरिक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आर्य समाज मंदिर तो हर किसी ने देखा रहता है, लेकिन कब इसकी स्थापना हुई, क्यों हुई, क्या वो शुद्धि आंदोलन था जिसके चलते आगे मतलब इसको बढ़ाया गया। मनीष जी, आर्य समाज का जैसे आपने बोला 140 करोड़ की आबादी इस भारत की है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं, लगभग सभी महाद्वीप में। और आज से ठीक 150 साल पहले बम्बई में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले आर्य समाज की स्थापना किसी एक विचार और किसी एक स्थितियों को देखते हुए की थी। 7 अप्रैल 1875 को, लगभग 150 साल पूरे हो गए। क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कभी भी कोई महापुरुष जब अपने आप के काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है तो विचार करता है कि मेरे बाद ये काम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर भी महर्षि दयानंद के मन में आर्य समाज को बनाने की इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अलग से संस्था बनाऊं, अलग से कल्ट बनाऊं, अलग से कोई विभाग बनाऊं। उनकी इच्छा एक ही थी कि जिस ईश्वर ने संसार को बनाया है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वेद के रूप में, वो वेद का ज्ञान ही सारे संसार के लिए आगे बढ़ता रहे। और जो ये समस्याएं मनुष्य के सामने दिख रही हैं उस समय जो थीं, वो वेद के ना मानने के कारण से उनके मन में एक ही भाव था कि वेद के आधार पर दुनिया चले, क्योंकि वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया मनुष्यों के लिए। लेकिन जब बंबई में आर्य समाज की स्थापना की स्थितियां बनी, वो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के कारण से बन गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का प्रादुर्भाव तो उससे पहले हो ही चुका था। 1875 से पहले वो पूरे देश में प्रचार कार्य के लिए घूम रहे थे, और उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि वेद के आधार पर ही हमें सबको आगे चलना चाहिए, और धर्म में जो भी काम वेद के विरुद्ध है वो गलत है, वेद के सम्मत है तो ठीक है। लेकिन बंबई में एक समस्या पैदा हो चुकी थी। बंबई में एक जदुनाथ करके एक महाराज थे, और जदुनाथ महाराज ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बंबई में पैदा कर दी, अभी सुनकर के ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे समाज में होना संभव नहीं है, लेकिन हुई। जदुनाथ महाराज एक कल्ट के बढ़ाने वाले थे, मान्यता थी, बहुत लोग उसके बंबई में बहुत फॉलोअर्स थे उनके। लेकिन उस जदुनाथ महाराज ने एक परंपरा ऐसी पैदा कर दी जिसको धर्म के नाम पर पैदा किया गया, बताया गया कि उस संप्रदाय की बेटियां प्रसाद के रूप में जदुनाथ महाराज के पास में एक रात के लिए रहा करेंगी। आप कल्पना करके देखिए, चल रहा था, किसी को चिंता नहीं थी। परिवार धर्म की परंपरा के नाम पे अपनी बेटियों को वहां भेजते थे रात को, सुबह प्रसाद के रूप में वापस लेकर के आते थे। और घर में जब नई बहू आती थी, उसको भी पहले पति के साथ से पहले गुरुजी के पास भेजा जाने की परंपरा थी। आज सुनकर के एक हैरानी होगी। अभी एक मूवी आई है, महाराज मूवी, कुछ समय पहले आई है, वो पूरा बैकग्राउंड उसमें पूरी तरह से दिखा दिया गया। जब ये परिस्थितियां चली तो एक व्यक्ति थे, मूल जी बंबई के, उन्होंने देखा ये कैसे, ये धर्म के नाम पर कैसे हो रहा है। उन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठा करके आमने सामना हुआ। और जब महाराज ने देखा कि ये मेरी बुराई कैसे करने लगा, अरे ये धर्म का काम मैं कर रहा हूँ, धर्म की परंपराओं को निभा रहा हूँ, इसको कैसे हिम्मत हुई मेरे खिलाफ बोलने की। और उस समय पत्रकारिता, जो आज आप पत्रकार के रूप में दुनिया तक बातें पहुँचा रहे हैं, ठीक ऐसे ही उसने पत्रकारिता का एक धर्म निभाया। और अपने मन में जो उसको लगा कि धर्म के खिलाफ हो रहा है, तो करसन जी मूल जी नाम के उस व्यक्ति ने उस बात को उठा करके अखबार में छाप दिया। अखबार में छपते ही तो एक बवेला होना था। जब अखबार में छाप दिया और एक जदुनाथ महाराज के खिलाफ एक माहौल बनने लगा, तो जदुनाथ महाराज ने उसके खिलाफ केस कर दिया, मानहानि केस। आज वो बड़ा इंटरनेट पे अगर श्रोता सुनेंगे भी या जानेंगे तो महाराज लाइबल केस के नाम से वो प्रसिद्ध केस है, बहुत बड़ा केस है। तो महाराज लाइबल केस कर दिया गया। महाराज ने कोशिश की कैसे भी इसको हराया जाए, लेकिन हराना संभव नहीं हुआ। कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं था महाराज के खिलाफ। अरे हमारा महाराज है भाई, मैं कैसे गवाही दूं इनके खिलाफ। और इसके चलते बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कुछ जागरूक लोग भी उस समय तक पैदा हो चुके थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया और
एक डॉक्टर ने, जो महाराज के डॉक्टर थे, उन्होंने गवाही दी, और जो भी गवाही है मुझे यहाँ पर इसमें बताने में मुझे बहुत, मतलब मुझे लगता है कि उन शब्दों का प्रयोग करना सभ्य समाज के लिए तो कम से कम उपयोगी नहीं है, जानना चाहें वो लोग जान सकते हैं। उस गवाही के आधार पर महाराज को सजा होने वाली स्थिति तक पहुंचा दिया गया, लेकिन वो जो केस था, लाइबल केस, जो महाराज का मानहानि केस था, वो महाराज के विपरीत हो गया। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने महाराज के खिलाफ गवाहियां दी थी, उन्हों को ये लगा कि अब हमें यहाँ पर कोई नया धर्म के नाम पर जो सही बात बताने वाला हो उसको बुलाना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में बंबई में एक और चीज हुई, जब महाराज लाइबल केस हार गए तो उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि हिंदू धर्म की ये बुराइयां ही हैं, इसलिए हमें क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी फैलने लगे बंबई में, और उन्हीं के परिवारों के लोग, उन्हीं के कल्ट के लोग क्रिश्चियन बनने आरंभ हो गए, और क्रिश्चियन मिशनरियां सक्रिय हो गई। महाराज लाइबल केस की प्रतियां छपवा छपवा करके नौजवानों में बांटी गई, घरों घरों में चर्चा होगी, देखो हिंदू धर्म तो ये कहता है, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। जब वो खुली बातें वो कोर्ट के अंदर, उसका परिणाम ये हुआ कि जागृति के कारण से कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्म का सच्चा मार्ग दिखा सके। उस समय ऋषिदान इस क्षितिज पर आ चुके थे, और उसी चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती से संपर्क किया, उनको मुंबई में बुलाया और उनके प्रवचन आरंभ किए, और उन्होंने उस समय धर्म का सच्चा स्वरूप बताना आरंभ किया कि यह धर्म नहीं है जिसको धर्म के नाम पर परोसा जा रहा था, यह स्वार्थ था, धर्म सच्चा ये है। और जब उसको महर्षि दयानंद को लोगों ने सुना, अद्भुत प्रभाव उसका पड़ा। तो महर्षि दयानंद एक जगह पर रुकते नहीं थे, स्थान स्थान पर जाते थे। कुछ समय रहे मुंबई में, फिर चले गए। महर्षि दयानंद के जाने के बाद फिर से वो विचार थोड़ा सा डाउन होने लग गया। तब कुछ प्रबुद्ध लोगों ने महर्षि से निवेदन किया कि आप अपने विचारों को स्थायी करने के लिए किसी संस्था का निर्माण कर दीजिए, ताकि आपके जाने के बाद भी, आपके दूसरी जगह जाने के बाद भी बंबई में कार्य चलता रहे। तब उस विचार को लेकर के महर्षि ने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए बंबई में प्रथम, यानी जब नव वर्ष शुरू होता है, जिसको नव षष्ठी बोलते हैं, और गुड़ी पड़वा का त्यौहार होता है बंबई में, महाराष्ट्र में उसको विशेष रूप से मनाया जाता है, उसी दिन बंबई के शहर में काकड़वाड़ी क्षेत्र में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। और उसके पश्चात आर्य समाज तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और आर्य समाज की विशेषता एक ही थी, समाज में जो भी चीज़ समाज को नीचे लेके जा रही है, धर्म के नाम पर बेटियों की शिक्षा को रोका जा रहा है, धर्म के नाम पर विधवाओं के विवाह को रोका जा रहा है, धर्म के नाम पर समुद्र पार की यात्राओं को अघोषित कर दिया गया कि समुद्र पार नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऋषिदान ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। अभी चूंकि आपने पूरा इसका इतिहास बता दिया, मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कि आर्य समाज के फॉलोअर्स कितने होंगे, देश और विदेश दोनों मिला के, कुछ अंदाजा आपको? देखिए, इसका सही आंकड़ा लेना मुश्किल है, क्योंकि आर्य समाज को सदस्यता से ही माना जाए, जाना जाए, ऐसा स्थिति नहीं है। इससे जुड़े हुए संस्थान कितने हैं? थोड़ा इससे जुड़े हुए संस्थानों की बात मैं ये करूं तो आज लगभग दुनिया के छः महाद्वीपों में मिलाकर के लगभग 10,000 से ज़्यादा आर्य समाज मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी संख्या आर्य समाज की शिक्षण संस्थानों में मैं कहूँगा तो लगभग 2,500 शिक्षण संस्थान हैं। 2,500 शिक्षण संस्थान में मानूँ तो उसमें डीएवी को आप एक प्रमुख नाम है, सारी दुनिया में इसका प्रचार है, दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से। महर्षि दयानंद की स्मृति के रूप में इस संस्थान की स्थापना हुई, और उसके पश्चात डीएवी बढ़ता चला गया। और डीएवी के अलावा भी आर्य समाज के अलग अलग सेटअप्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 2,500 शिक्षण संस्थान, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, नर्सरी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अलग अलग गर्ल्स कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, और फिर गुरुकुल सिस्टम। महर्षि दयानंद की इच्छा थी, जो प्राचीन भारत जिस कारण से विश्वगुरु था, वो कारण था गुरुकुलों का प्रभाव होना इस देश के अंदर। वो सेटअप खत्म हो चुका था, पहले मुगलों के कारण से, फिर अंग्रेज़ों के कारण से। उस सिस्टम को वापस लाना, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ तो अनाथालयों को लेकर के, महिला आश्रमों को लेकर के, गुरुकुलों को लेकर, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के 2,500 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान आर्य समाज के इस समय देश विदेश में संचालित हैं। इस समय जी 1883 में दयानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी जाती है जी। उसके बाद कैसे आर्य समाज को आगे बढ़ाया गया, किसने बढ़ाया, थोड़ा वो जानना चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है प्रश्न आपका इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये सौभाग्य ऋषिदान को मिला। अक्सर हमने देखा जो भी महापुरुष अपने काम करके जाते हैं, उनके बाद में उनके फॉलोअर्स उस काम को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने, आपस में काफ़ी कई जगह लड़ाई झगड़ा होता है इस चीज़ को लेकर के भी। लेकिन ये सौभाग्य ऋषिदान का रहा कि उनकी शिष्य मंडली बहुत ज़्यादा बड़ी रही।
इतनी ज़्यादा बड़ी रही कि हर आदमी को बस अब एक ही काम लगता था कि ऋषिदान जो बात कह गए हैं मुझे उसको पूरा करना है। स्वामी श्रद्धानंद, मैं एक नाम लेता हूँ उदाहरण के लिए। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन भी ऋषिदान के कारण से बदला। शराब पीते थे, अलग अलग जो भी बुराइयाँ एक आधुनिक नौजवान में संभव थी वो थी। ऋषिदान को देखा, जीवन बदल गया, बस पूरा जीवन आर्य समाज को समर्पित कर दिया। तो अगर मैं शिष्य परंपरा में बात करूं तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद का नाम मैं लेना चाहूँगा। पंडित लेखराम बहुत बड़े स्कॉलर हुए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी केवल 26 साल की उम्र में चले गए दुनिया से। लाला लाजपत राय जो कहते थे ऋषिदान की प्रेरणा का कारण है कि मैं लाला लाजपत राय के रूप में आज दुनिया में काम कर पा रहा हूँ। फॉलोअर्स की संख्या, उनके शिष्यों की संख्या और उसके बाद उनके शिष्यों की संख्या का ही बड़ा प्रभाव था कि मात्र 25 साल में, यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और केवल 25 साल में ये 6 के 6 महाद्वीपों में पहुंच गया। जब ना साधन थे, ना हवाई जहाज थे, ना इंटरनेट कनेक्शंस थे, ना बहुत बड़ा साधन था, ना पैसा था। तो उस समय उनको पहुंचाने वाले उनके वो डेडिकेटेड शिष्य ही थे, जिनमें मैं कहूँगा लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद महाराज, स्वामी दर्शनानंद महाराज, स्वामी स्वतंत्रानंद महाराज, और ये लंबी शिष्य परंपरा है। और अलग अलग कामों को करने वाली, यानी किसी ने एक काम पकड़ा, उसने उसी को आगे बढ़ाया। महात्मा हंसराज का मैं नाम लेता हूँ। महात्मा हंसराज जिन्होंने डीएवी के प्रथम प्रधानाचार्य हुए। पैसा तो था नहीं, लेकिन डीएवी बनाना था, पूरा जीवन दे दिया कि मैं सारा जीवन एक भी रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि डीएवी के पास उस समय पैसा नहीं है। तो महात्मा हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। डीएवी की स्थापना तो नहीं की, प्रथम प्रधानाचार्य बने, आगे बढ़ाते चले गए। तो इसलिए उनकी शिष्यावली बहुत बड़ी है और यही कारण रहा कि ऋषिदान के जाने के पश्चात आर्य समाज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा। ऋषिदान के समय में काफ़ी शहरों में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन वो कुल मिलाकर के कुछ ही शहरों में हुई थी। लेकिन ऋषिदान के जाने के पश्चात में उनके शिष्यों ने आर्य समाज को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। अच्छा, कुछ लोग दावा करते हैं कि भगत सिंह जो हैं वो भी आर्य समाज को फॉलो करते थे। क्या आपका मानना है इस पर? आपको क्या मतलब? मनीष जी, दावा नहीं है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया को कोई भी व्यक्ति डिनाई कर नहीं सकता। जो इतिहास में लिखा जा चुका हो, मैं और आप जाकर के इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सरदार भगत सिंह एक नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वो अपने आप में, मतलब मैं समझता हूँ कि वो आज भी कोई नौजवान उनके देशभक्ति के जज्बे को देखता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उनकी फ़ोटो आज भी एकदम से किसी व्यक्ति को चेहरे के ऊपर वो तेज लाने के लिए पर्याप्त है। देखना ये पड़ेगा कि वो आखिर आया कहाँ से वो तेज, और वो आया कहाँ से। भगत सिंह के अंदर ये भावना पैदा हुई कैसे? एक नौजवान था, नौजवान के अंदर बड़ी इच्छाएं होती हैं, जीवन को जीने की इच्छाएं हैं, जीवन के सारे सुख भोगने की इच्छाएं हैं। आखिर वो कौन सा कारण था कि वो सब कुछ छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए मरने तक के लिए फांसी पे टंग रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं फांसी पे जा रहा हूँ, वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है। माफ़ी मांग सकते थे, अंग्रेज सरकार माफ़ी दे सकती थी। अब सोचने की बात तो यहाँ पर आएगी ही कि आखिर वो भावना आई कहाँ से। और ये भावना केवल भगत सिंह में नहीं आई, ये भावना उनके पूज्य पिताजी में आई, सरदार किशन सिंह में। सरदार किशन सिंह में वो भावना कहाँ से पैदा हुई? वो ही उनके पिता पूज्य सरदार अर्जुन सिंह से। सरदार अर्जुन सिंह ने ऋषिदान के दर्शन किए थे। सरदार अर्जुन सिंह जी ने जब ऋषिदान के दर्शन किए, एक वकील साहब के मुंशी थे सरदार अर्जुन सिंह, उन्हीं के कारण से स्वामी जी का जब मिलन हुआ, स्वामी दयानंद का कद था 6 फुट 9 इंच। एक्चुअली तो 6 फुट 9 इंच के व्यक्तित्व को देखते ही सामान्य व्यक्ति एकदम से प्रभावित हो जाए, तो उसके तेज ओज और उसके मुख से निकले शब्दों का तो जो प्रभाव था वो स्पष्ट दिखता था। सरदार अर्जुन सिंह ने देखते ही उनका जीवन बदल गया। फिर उन्होंने कहा, भाई मैं अब केवल और केवल ऋषिदान के पथ का ही अनुगामी बनूंगा। उन्होंने यज्ञोपवीत ग्रहण किया, घर में यज्ञ करने की परंपरा शुरू करी। अपने बच्चों को सिख स्कूल में ना पढ़ा करके डीएवी स्कूल में और आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ाया। अपने बच्चों मतलब उनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह। जब भगत सिंह पैदा हुए, उनका नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप कल्पना कीजिए, क्या सिख परिवार में यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं? नहीं होते। भगत सिंह जी का हुआ। भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भगत सिंह को और जगत सिंह, उनके भाई भी थे जगत सिंह, मैं भगत सिंह और जगत सिंह को देश के ऊपर वक्फ करता हूँ। वक्फा मतलब दान करता हूँ। तो उनकी माता ने एक बार पत्र लिखा, भगत सिंह तुम्हारे लिए लड़की देखिए, देखने आ जाओ उसको। तो भगत सिंह ने उत्तर दिया था, वो पत्र आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप अभी ढूंढेंगे तो। भगत सिंह लिखते हैं, पूज्य माता जी,
क्या आपको याद नहीं कि जब मेरे दादाजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया था, उस समय अपने कंधे पे बैठा करके बोला था कि मैं भगत सिंह और जगत सिंह को देश पर वक्फ करता हूँ। तो अब तो मैं देश का हो चुका, अब मैं विवाह करने की स्थिति में नहीं हूँ। छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। भगत सिंह जी की भतीजी थी सिंधु, वीरेंद्र सिंधु। उनकी एक पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है। पुस्तक का नाम है भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। बहुत, मैं समझता हूँ हिस्ट्री का एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट है, पढ़ना चाहिए देशभक्तों को, आज के नौजवानों को देखना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। उस पुस्तक में वो लिखती हैं कि घर में जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक भोजन नहीं होता था। पिताजी जब तक संध्या नहीं करते थे शाम के समय, तब तक अगला कोई काम नहीं होता था। और घर पे आर्य समाज का प्रभाव इतना गजब का था कि केवल आर्य समाज का प्रचार करना ही पूरे परिवार का धर्म बन गया था। उनकी भतीजी पूरे परिवार की एक व्यक्ति को लिख रही हैं। तो अब ये तो एक हिस्सा रहा। अब थोड़ा सा दूसरे हिस्से पे चलते हैं, जहां तक भगत सिंह जी की बात है। व्यक्ति जब देशभक्ति की राह में क्रांतिकारी कामों में निकल पड़ता है, तब वो कहीं पर भी जाता है तो उसको कहीं ना कहीं छुपने का स्थान वो चाहिए होता है जहां कोई अपना तो जिसको दिखे। आप भगत सिंह जी का इतिहास पढ़िए। भगत सिंह पढ़े कहाँ पर? डीएवी कॉलेज में। भगत सिंह पढ़े कहाँ पर? नेशनल कॉलेज लाहौर, जो लाला लाजपत राय जी ने बनाया था। डीएवी कॉलेज सब जानते हैं, आर्य समाज का कॉलेज है। भगत सिंह जी को पढ़ा कौन रहा है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा जो निकले जयचंद्र विद्यालंकार, वहाँ से पढ़े हुए वो भगत सिंह के प्राध्यापक हैं, जो उनके अंदर देशभक्ति की भावना को तेजी से भर रहे हैं। दूसरे गुरु उनको कौन? लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज के अपने आप में उस समय के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे। उसके बाद जब भगत सिंह हत्या करते हैं, वो गोली चलाते हैं, छुपने कहाँ जाते हैं? डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में। भागते हैं, कानपुर आते हैं, तो कानपुर में छुपने कहाँ जाते हैं? आर्य समाज कानपुर में, डीएवी कॉलेज कानपुर में। यहाँ से कलकत्ता जाते हैं। जब वो हैट वाला फोटो आप देखते हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो हैट वाला फोटो कलकत्ता के समय का ही है, जब बदल लिया था वेश और केश काट करके। तो जब वो कलकत्ता जाते हैं तो छुपते किनके घर में? सेठ छज्जूराम के घर पर, जो आर्य समाजी सेठ थे, जो हरियाणा से कलकत्ता गए थे। फिर अगला छुपने का स्थान कहाँ होता है? आर्य समाज कलकत्ता आज भी है, मौजूद है आर्य समाज कलकत्ता, वहाँ उनका कक्ष भी है जहाँ पर वो छुपे रहे। वहाँ पर जब दिल्ली आते हैं तो रहने का स्थान उनका कहाँ पर है? आर्य समाज नया बांस। आप इस पूरे सिनेरियो को, केवल एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा। व्यक्ति वहीं रहता है जहाँ उसको अपना तो दिखता है, जहाँ उसको लगता है कि कोई समस्या आएगी तो मुझे अपना सुरक्षा देने वाला कोई ना कोई विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पर है। इस पूरे सेटअप में जो उनके साथी हैं, सुखदेव उनके साथी हैं जो उनके साथ फांसी चढ़ रहे हैं, राजगुरु उनके साथी हैं जो उनके साथ फांसी चढ़ रहे हैं। जब उनके जीवन को पढ़ते हैं और उनके जीवन की आपसी चर्चाओं को पढ़ते हैं तो सारा कुछ केवल आर्य समाज के और डीएवी कॉलेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उनकी जो लाहौर हाई कोर्ट में जब उनका जो मुकदमा चला, मुकदमे में जो उनका वर्डिक्ट आया फांसी देने का, उस पूरे के पूरे जो केस स्टडी को मैंने पूरा किया। उस पूरी केस स्टडी में जो एक नाम बार बार आ रहा है उनके मित्र के रूप में, वो कहाँ छुपा, सामान कहाँ रखा, सामान कहाँ से लिया, पैसे किससे ले, पैसे कहाँ छुपाए, तुम्हारे कपड़े कहाँ थे, उसका नाम 3 ही है, गुरुकुल, आर्य समाज, डीएवी। गुरुकुल, आर्य समाज, डीएवी। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, देश भर में डीएवी के हज़ारों शिक्षण संस्थान हैं और मंदिर भी हैं जी। तो आज की तारीख में बिना पैसे के कुछ चलता नहीं है, तो डोनेशन आपको कहाँ से आता है? एक बड़ा सवाल, मतलब कमेंट्स में कई दर्शक पूछते हैं। हाँ, देखिए क्या है, आर्य समाज शुरू से ही एक ऐसी संस्था है जिसके लिए हर व्यक्ति ने अपने आप को डेडिकेट किया। उस डेडिकेशन का पूरा हिसाब लगाया जाए तो बहुत बड़ी डेडिकेशन थी। स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण ले लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद के मन में आया कि ऋषिदान का ऐसा कौन सा काम था जो मुझे पूरा करना चाहिए। उनको लगा ऋषिदान ने गुरुकुल शिक्षा के लिए कहा था, मुझे गुरुकुल खोलना चाहिए। गुरुकुल खोल दिया। लोगों ने पूछा, भाई पैसा कहाँ से आएगा? तो बोले मैं दूंगा, जो मेरे पास है मैं दूंगा। उनकी जो संपत्ति थी सारी की सारी उठा करके गुरुकुल कांगड़ी को दान दे दी। बच्चे कौन पढ़ाएगा? बोले मेरे बच्चे पढ़ेंगे। दोनों के दोनों बच्चों को सबसे पहले वहां पे भर्ती करा दिया। बोले पढ़ाएगा कौन? बोले मैं पढ़ाऊंगा। अपना वकालत छोड़ करके, और संपन्न परिवार के थे, सारा कुछ छोड़ करके गुरुकुल में जंगल में जाकर के हरिद्वार में पढ़ाने के लिए। एक बार कुछ लोगों ने पूछा कि यार इनके पास तो बच्चे हैं दोनों, और इन दोनों बच्चों को देने के लिए इनके पास कुछ संपत्ति बची हुई है जालंधर में, हमारे बच्चे जंगल में पढ़कर क्या क्या बनेंगे? स्वामी श्रद्धानंद के मन में एक बात आई कि अभी मेरा त्याग कुछ शेष है। अगले ही दिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो एक दुकान और एक प्रेस रखी थी कोठी,
दोनों की दोनों भी गुरुकुल को दान कर दी, यानी सर्वमेध यज, खुद का, अपने बच्चों का और अपने परिवार की सारी संपत्ति को टोटल दान कर देने वाले। केवल एक उदाहरण आपके सामने मैंने छोटा सा रखा। ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने आर्य समाज के लिए डोनेशन दी आरंभिक समय से, क्योंकि क्रिश्चियन हमारे दुश्मन थे, अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, मुस्लिम जगत नो डाउट ऋषिदान का आरंभिक तौर पर विरोधी रहा, और जो हमारे अपने जिसको हम कहते हैं सनातन जगत, वो भी आर्य समाज के कार्यों को गंभीरता से उस समय समझ नहीं सका, इसलिए जो दान दिया बहुत लोगों ने दिया हालांकि। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्य समाज में छोटे से लेकर के और बड़े व्यक्ति तक दान की लंबी परंपरा चली, वो आज तक भी है। महाशय धर्मपाल MDH के चेयरमैन रहे, जो आपके इस चैनल से भी लगातार जुड़े हैं, वो भी एक दानदाता के रूप में प्रसिद्धि पाई उन्होंने भी अनेक स्कूल गुरुकुल बनाने के लिए दान दिया। ऐसे छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक हर व्यक्ति आर्य समाज के हर कार्यों को बढ़ाने के लिए सतत दान देते रहते, और वही आर्य समाज की आय का मुख्य स्रोत रहा है हमेशा से। जैसे महात्मा हंसराज ने अपना पूरा जीवन दे दिया, अब उनके परिवार को चलाने के लिए आप हैरान होंगे एक एक सुन करके, महात्मा हंसराज ने तो पूरा जीवन दे दिया, लेकिन उनके घर को कौन चलाए? उनके लिए उनका भाई ने घोषणा कर दी कि मैं जब तक जीऊंगा आधी तनख्वाह हंसराज को देता रहूंगा ताकि इसका घर चल सके। अब त्याग हंसराज का भी कम नहीं था और त्याग मुल्कराज उनके भाई का भी कम नहीं था। तो त्याग का एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ आर्य समाज का एक त्यागमय पूरा का पूरा जो है आर्य समाज का इतिहास रहा है। किसी ने जमीन दान की, किसी ने पूरी संपत्ति दान की, किसी ने पूरा जीवन दान किया, किसी ने 1 रुपया दान किया। इस तरह से आर्य समाज का काम आज भी चल रहा है लगातार। अच्छा, जो लगातार धर्मांतरण होता था और शुद्धिकरण किया जाता था आर्य समाज के द्वारा, वो कैसे होता है? जैसे अभी भी कोई अगर कन्वर्ट कर लिया जाए हिंदू, तो आप वापस कैसे हिंदू बनाते हैं उसको, क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये परंपरा आरंभ की ऋषि दयानंद ने। उससे पहले हमारे यहाँ पर एक जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट हो चुका था कि जो एक बार बन गया मुस्लिम या एक बार क्रिश्चियन बन गया, उसको वापस हिंदू धर्म में नहीं लिया जा सकता। और इसके कारण से हजारों लाखों हिंदू मुस्लिम बनते गए। कारण भी हम ही ने पैदा किए थे। किसी को ये कह देना तुम तो दलित हो, तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हो, तुम हमारे साथ कुएं में पानी नहीं भर सकते हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते हो, जिसके कारण से व्यक्ति अपमान सहेगा तो कहीं और जाएगा। ऋषि दयानंद ने कहा जो कुछ हुआ मुगल काल में हुआ, डराया धमकाया और सारे हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाने के लिए वो आए थे। उन्होंने जितना किया कि लेकिन अब हमें इसको वापस लाना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने परंपरा पैदा की कि शुद्धि क्या है, मूल वापस धर्म में आना, जब जो थे उसमें वापस मूल में आना। ऋषि दयानंद ने आरंभ किया और उसके पश्चात में आर्य समाज में अगर मैं किसी नाम को सबसे ज़्यादा इसमें लूँ तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम मुझे लेना पड़ेगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले शुद्धि को काम को आंदोलन के रूप में ये अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो लेकिन कैसे करते हैं? जैसे अभी पकड़ा जाता है कि धर्मांतरण का एक रैकेट पकड़ा गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से। जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। तो कैसे, जब आपकी आपको पता लगता है आपके संस्था को, तो कैसे आप लोग फिर जाते हैं? क्या बात की जाती है, वापस आना चाहे कोई तो क्या पूरी प्रक्रिया? देखिए, ये एक मनस्थिति है। कोई टीके लगाने से हटाने से हिंदू या मुस्लिम नहीं बन जाता। उसकी मनस्थिति है। जब वो हिंदू धर्म में कुछ कमियां देखता है, ढूंढता है, तब उसको लगता है कि शायद ये फॉलो करने योग्य धर्म नहीं है, इसलिए मैं मुस्लिम बन जाऊं। अधिकतर केसेस में कुछ कारण लालच भी है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज का अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो वो लालच के कारण ज़्यादा है। जी, पंजाब का मैं चूंकि काफ़ी फॉलो किया, स्टोरीज भी किया है। जी हाँ, उसमें ज़्यादातर जो गरीब वर्ग था जी, और दलित वर्ग था, उनको सबसे ज़्यादा कन्वर्ट किया गया। जी हाँ, कि बच्चों के स्कूल की एजुकेशन का उनको दिया जाता है, इनफैक्ट पैसा भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जी हाँ। तो आपको लगता है कि वो लोग भी कभी आना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे उन तक पहुंचते हैं? देखिए, मैं अपनी इस बारे में थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा थोड़ा सा, और वर्तमान भी थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जो आपने पंजाब की बात कही, देखिए, एक व्यक्ति को जब पता नहीं होता ठीक क्या गलत क्या है, तो जो उसको दिखता है या दिखाया जाता है उसको ठीक लगता है, वो उस तरफ फॉलो करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको ये लगता है कि हाँ ये तो कहीं गलती है भाई, और मेरे को किसी कारण विशेष के कारण से ऐसा बना लिया गया है, तब लोग वापिस आते हैं, कहते हैं कि हमसे भूल हुई, हम अपने धर्म को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका आर्य समाज मंदिरों में शुद्धि संस्कार किया जाता है, वापसी उनका स्वागत किया जाता है, और उनके मन में जो भ्रम थे हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म की कुछ बुराइयों को लेकर के, उनके भ्रम को भी दूर किया जाता है। सनातन का मुख्य मतलब बड़े बड़े नेता दावा करते हैं सनातन की रक्षा करनी है, तो क्या मतलब आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन की रक्षा करना है, उसको बढ़ाना है, और कैसे ये हिंदू धर्म से अपने आप को जोड़ता है या अलग मानता है? देखिए, सनातन शब्द जो है ना, अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। 3 शब्द हैं, सनातन, पुरातन, नूतन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना।
तो सनातन क्या है? सनातन वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो ना कभी समाप्त हुआ, ना जिसका कभी अंत होगा। तो सनातन धर्म वही है। आज हम किसी भी सेक्ट की या मत धर्म की बात करें तो सबके अपने सेट तारीख है कि इस धर्म का जन्म अब हुआ, सिख धर्म का जन्म अब हुआ, मुस्लिम का अब हुआ, क्रिश्चियनिटी का अब हुआ, बुद्ध का अब हुआ। अब सनातन धर्म का कब हुआ? कोई का तारीख किसी के पास नहीं है। किसने किया, उस व्यक्तित्व का नाम भी किसी के पास नहीं, इसलिए सनातन है। यानी जब मनुष्य का जन्म इस संसार में हुआ उसी समय से सनातन है। जैसे सूर्य, यानी सूर्य लाखों साल से चल रहा है और लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं कह सकता कि यार पुराना हो गया, थोड़ी इसकी रोशनी कम होगी, नहीं होगी। वैसे ही वेद हैं, तो वेद ही सनातन है और वेद की रक्षा ही आर्य समाज के प्रमुख दायित्वों में से एक है। ऋषिदान का जैसे मैंने आपसे बात बताई, उनका मूल एक ही था, वेद। ईश्वर ने मनुष्यों को बना करके जो ज्ञान दिया वो वेद के रूप में, और वेद ही सनातन है। वेद में जो लिखा है वही सनातन धर्म है और आर्य समाज उसी वेद द्वारा बताए गए सनातन धर्म को ही फॉलो करता है और उसी को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सनातन की रक्षा करना यानी वेद की रक्षा करना, वेद की उन बातों की, वेद के उस ज्ञान की रक्षा करना ही आर्य समाज के प्रमुख कार्यों और प्रमुख दायित्वों में से एक रहा है। अच्छा, देश में 140 करोड़ की आबादी में जी तकरीबन 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, उससे ज़्यादा ही होगी लगभग। जी। हाँ। तो आपको लगता है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है आने वाले वक्त में, आर्य समाज क्या सोचता है उसके बारे में? देखिए, आर्य समाज की बड़ी स्पष्ट अवधारणा है भ्राता जी। परिवार एक इकाई है, परिवार ही अंतिम इकाई है देश में। कोई पंचायत अंतिम इकाई नहीं है, राज्य अंतिम इकाई नहीं है, जिला अंतिम इकाई नहीं है, अंतिम इकाई परिवार है। अगर परिवार मजबूत है तो मुझे लगता है देश मजबूत है। परिवार अगर कमज़ोर हुआ तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संतान पैदा करें, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल संरक्षक हूँ कि एक परिवार के अंदर जिन रिश्तों की आवश्यकता रहती है, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, और उसके पश्चात में जो सहायक रिश्ते जो हम कहते हैं, जिसको आप कहते हैं मौसा है, मामा है, मामी है, आज ये रिश्ते ख़त्म होने की तरफ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इन रिश्तों को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कारण परिवार को मजबूत करना। आज सिंगल चाइल्ड फैमिली का जो प्रचलन कुछ समय से थोड़ा सा नौजवानों में हमने देखा कि बढ़ा है, वो उसको कोई बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब उसका परिणाम आए हैं आने के समय में, आदमी ने तो कर लिया, ठीक है भाई, एक संतान पर्याप्त है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, माता पिता का दायित्व आ गया, उधर से बेटी जो उसकी शादी हुई जिसके साथ में, उसका वो भी सिंगल चाइल्ड है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, दोनों सिंगल चाइल्ड हैं अपने अपने घरों में, अब दोनों की शादी हो गई, उनका एक संतान हो गई। अब उन दोनों लोगों के ऊपर कितने लोगों का भार है? 4 बड़े, 1 छोटा, यानी 5 लोगों का भार उस एक पर आ गया है। जस्टिफाई नहीं है। इसलिए हमारे परिवारों में एक संगठित परिवार की जो परंपरा थी, कम से कम मुझे लगता है मिनिमम, बहुत मिनिमम करते हैं तो 2। आज एक नई परंपरा देश में बहुत बड़ी जो इस समय खतरनाक चीज को ले खतरनाक तरफ चल रही है, वो है नो चाइल्ड पॉलिसी, यानी चाइल्ड फ्री इंडिया की तरफ एक षड्यंत्र चल रहा है। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, उन मंचों के ऊपर खड़े होकर के नौजवानों के साथ में बात की जाती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ चाइल्ड, आज संतान की ज़रूरत क्या है, इसलिए आप आनंद लीजिए, दुनिया में आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है, देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। अगर आप इंटरनेशनली देखें, आज रशिया संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज जापान संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज इटली, यूरोप के अनेक देश संतानों की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे देश को भी कहीं ना कहीं उस तरफ पहुंचाने की साजिश ना हो। लेकिन आपने जिस बात को बताया, बोला था बैलेंस, विचारधारा का बैलेंस, 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू, ये जो बैलेंस है इसको बना करके रखना तो हम सब की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि जिन कारणों से पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, वो कारण भविष्य में ना हो, ये हम सबको ही सोचना पड़ेगा। ये सोचने की जिम्मेदारी 100 करोड़ की भी है और ये सोचने की जिम्मेदारी 100 करोड़ नहीं, इस पूरे 140 करोड़ का नेतृत्व करने वालों की भी है कि इस देश के भविष्य को बारीकी से देखें, समझें। कोई विचारधारा डोमिनेट करने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। मुझे लगता है इस बारे में सोचना इस समय सोसाइटी में अंदर इसकी चर्चा हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इस चर्चा को और ज़्यादा बढ़ाया जाना मुझे लगता है ज़रूरी है। आर्य समाज ने इसके लिए अभियान चलाया, रिश्ते बचाइए। तो नो चाइल्ड पॉलिसी में तो कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। माता और पुत्र का रिश्ता खत्म हो गया, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, भाई बहन का तो होगा ही नहीं। तो एक बच्चे में भाई बहन तक का रिश्ता खत्म हो गया। तो आर्य समाज का इस समय जो एक एजेंडा है, रिश्ते बचाइए, परिवारों में रिश्ते बचाइए,
ये आर्य समाज का एजेंडा है। मुझे लगता है इसके ऊपर लोगों को भी विचार करना चाहिए। अच्छा, आर्य समाज मंदिर का जब जिक्र आता है तो कई हमने केसेस देखे कि उसमें जाके जो शादियां करते थे जिनके माता पिता नहीं मानते, तो दो दोस्त चले गए लड़की के लड़के के, तो क्या उसमें लड़का लड़की का हिंदू होना ज़रूरी है या किसी भी धर्म के हों तो शादी हो सकती है? देखिए, आर्य समाज को जो ये अधिकार दिया गया था, कानून में दिया गया था। कानून का नाम था आर्य समाज वैलिडेशन आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट तब बना जब हिंदुओं के मैरिज एक्ट में हिंदुओं की अलग अलग जातियों में विवाह नहीं हो पाता था। यानी आप अलग अलग जाति के हैं, एक लड़का अलग जाति का है, हिंदू ही है लेकिन अलग जाति का है, तो उनका आपस में विवाह नहीं हो पाएगा और उनसे पैदा हुई संतान को उनका दाय भाग नहीं मिलेगा। तब ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसके कारण तो जातिवाद कभी समाप्त ही नहीं होगा देश से। तब आर्य समाज ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, 1937 में एक्ट बना। उसके पश्चात उसके कारण से आर्य समाज, ये मैंने भूमिका बताई किस कारण से होती है आर्य समाज में शादियां। तो आर्य समाज में जो भी शादी होगी वो होगी तो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही। हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब यह है कि सिंपल जो हिंदू होगा उसी की शादी आर्य समाज में हो सकती है। अच्छा, इसमें जो वर है, वर का हिंदू होना जरूरी ना, है? दोनों का, दोनों का होना जरूरी दोनों का ही हिंदू होना जरूरी है। दोनों वैसे ओरिजिनली तो वो अपने आप को आर्य डिक्लेयर करें कि वी आर आर्यन, हम आर्य समाज से जुड़े हैं, इसलिए हम आर्य समाज में विवाह करना चाह रहे हैं। आर्य समाज और हिंदू कोई अलग नहीं है। तो उनका कोई आधार कार्ड वगैरह देखा जाता है? सब कुछ देखा जाता है, उसके नियम बने हुए हैं पूरी तौर पर, वो बालिग है कि नहीं। और दूसरी बात, आर्य समाज के अधिकारियों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों को मेंटल स्टेटस भी चेक करें कि केवल आकर्षण तो नहीं है, वो दोनों सक्षम भी हैं अपने निर्णय को लेने के लिए, नहीं निर्णय को। तो जिम्मेदार लोग ऐसा करते हैं। फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब कभी कभी कुछ गलत लोग भी इन चीज़ों का लाभ उठा लिया करते हैं तो कभी कभी शादियां भी कहीं ना कहीं व्यापार ना बन जाएं। हम लोग उसके ऊपर कानून में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी हमारे केसेस हैं जो लोग गलत तरीके का इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आर्य समाज में जो मैरिज होती है वो होती हिंदुओं के मध्य में ही है, कोई और मत का व्यक्ति आर्य समाज में शादी नहीं कर सकता। आर्य समाज क्या आज भी छुआछूत और भेदभाव के विरोध में सक्रिय है? पूरी तौर पर, तो क्या आरंभिक दिन से। तो क्या क्या जैसे मौजूदा समय में आप क्या क्या कर रहे हैं अभी? मैं इसमें दो तीन चीज़ें कहूँगा आपसे। पहला कि आर्य समाज ने नाम के आगे जो जाति सूचक शब्द थे उनको लगाने की परंपरा पहले दिन से समाप्त कर दी थी। स्वामी श्रद्धानंद, पता ही नहीं आगे क्या लिखा है। महात्मा हंसराज, मालूम ही नहीं कौन सी जाति के हैं। लाला लाजपत राय, मालूम ही नहीं कौन सी जाति के। पंडित गुरुदत्त, मालूम ही नहीं कौन सी जाति के। मैं अपने नाम के आगे आर्य लिखता हूँ। कैसे किसी को मालूम पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या किसी और जाति से संबंधित हूँ? आर्य का मतलब श्रेष्ठ। अब इसमें कोई भी हो सकता है। अच्छा, आप लोग भी जब अपने मतलब बच्चों की शादी करते हैं जी, तो आर्य होना जरूरी है? विचारधारा से कोशिश करते हैं कि मिले। हाँ, मतलब अगर ब्राह्मण है कोई तो मतलब बनिया में या कहीं भी शादी हो सकती है उसकी? किसी में भी हो। एक्चुअली तो यहाँ पे एक समस्या आएगी, ब्राह्मण कौन, केवल जन्म से नहीं। आर्य समाज का जो बेस है वो ये है, जो वर्ण व्यवस्था बेस मैं है। समाज के ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। जैसे लोग अक्सर जब अपने ऊपर वो लागू होता है, हाँ, कई विचारधाराओं से हम लोग मिलते जुलते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जब अपने ऊपर वो लागू होता है, जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं तो शादी कोशिश करेंगे अपनी बेटी की कि वो वहीं पे करें, लेकिन समाज में हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं तो ये काबिले तारीफ़ है। खूब फॉलो करते हैं, खूब फॉलो करते हैं। इससे के फॉलोइंग में कोई कमी आर्य समाज में इस समय नहीं है। केवल जाति को देख करके ही विवाह हो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इसमें आर्य समाज बिल्कुल ओपन है। महर्षि दान ने इसके लिए बड़ा स्पष्ट एक पैरामीटर लेकर रख दिया, गुण, कर्म और स्वभाव। मतलब हिंदू होना जरूरी है उसके लिए, आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैं कम से कम कह सकता हूँ। और अगर नहीं भी है तो कन्वर्ट होते हैं आर्य समाज में। अगर आते हैं और इच्छा रखते हैं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, अगर उनका विचारधारा मजबूत है तो आकर के हिंदू बनते हैं और उसके पश्चात में शादियाँ होती हैं। अच्छा, कई हमने ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स देखे, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, जिनकी एक शादी हो रखी थी लेकिन दूसरी शादी उन्होंने करनी थी तो मुस्लिम बनना पड़ा उन्हें। तो चूँकि पहली बीवी भी रखनी है और दूसरी भी लानी है, तो आप आर्य समाज क्या सोचता है मतलब इसके बारे में? नहीं, तो आर्य समाज नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको बहुत फेयर तो नहीं कह पाएगा, कोई अच्छा तो नहीं कह पाएगा इस बात के लिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब किन परिस्थितियों में किसने क्या किया, यानी प्रॉपर एक मुस्लिम नाम उनका, कई डॉक्यूमेंट्स वायरल होते हैं कि भैया ये बंदा है, लेकिन ऐसे मतलब शायद कानून के ही बीच के लोग ही ऐसी उनको सलाह देते होंगे। कहते हैं ना बिजली चोरी कैसे करनी, बिजली के ही विभाग के लोग बताते हैं ऐसे होगी,
तो आपको लगता है कभी कभी कानूनों का भी भारत में बेजा इस्तेमाल होता है? देखिए, कानूनों का तो बेजा इस्तेमाल हुआ ही है, लंबे समय तक हुआ है। अलग अलग कारणों से अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल हुआ है। तो हो सकता है ये जो कानून है, किसी को अधिकार दिया हुआ है डबल 2 शादियां करने का, 3 शादियां करने का, किसी को नहीं दिया हुआ है। हो सकता है उनमें से किसी, लेकिन ये करोड़ों करोड़ों में से एक आधा केस कोई ऐसा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई एक ट्रेंड नहीं है, कम से कम। अभी एक देश एक कानून की बात हो रही है जी, तो क्या सोचता है आर्य समाज इसके बारे में? होना चाहिए। जैसे अगर हिंदू एक शादी कर रहा है तो सारे धर्म एक ही शादी करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है ये आज के समय में। इसलिए एक देश एक कानून होना एक अच्छी दिशा की ओर सोचने वाला कदम है, होना ही चाहिए। जनसंख्या कानून का भी सपोर्ट करते हैं आप लोग, जो मतलब अब लोग कहते जनसंख्या हैं कानून के प्रारूप को आए बिना ये कहना मुश्किल है, लेकिन बैलेंस बनाना इस देश में इस समय बेहद जरूरी है। इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, क्या वे आउट हो सकते हैं, क्या समझाने का तरीका हो सकता है, और क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या कानून में प्रावधान होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इस समय एक बैलेंस बनाना इस देश के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, आज़ादी के बाद कौन कौन से ऐसे बड़े सामाजिक आंदोलन थे जिसमें आर्य समाज का बड़ा रोल रहा है? देखिए, आर्य समाज का जो रोल है, आज़ादी के पहले 75 साल, आज़ादी के बाद के 75 साल, बड़ा क्लियर सा। 75 साल पहले, 75 साल बाद के। पहले की बात करूं तो पहले भी, और बाद की बात करूं तो बाद में भी। अभी मैंने आपसे नमस्ते की आते ही, तो मैं ये कहूँगा नमस्ते कहाँ से आई, तो मुझे कहना पड़ेगा कि नमस्ते की देन ऋषिदान सरस्वती हैं और आर्य समाज है। नमस्ते का इंट्रोडक्शन और किसी ने भी नहीं किया। आज पूरे देश में नमस्ते की जाती है और सारी दुनिया में नमस्ते भारत की पहचान बन गई है। तो मुझे लगता है आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसका क्यों किया आर्य समाज ने इसको? केवल इसलिए किया कि हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। कोई किसी तरह से कह रहा है, कोई किसी तरह से, तो उसी में बढ़ जाता है। मैंने इनको ये बोला, उन्होंने उसकी जगह दूसरा बोला, तो मुझे समझ में आ गया अलग वर्ग है ये, मैं अलग वर्ग हूं। इसलिए जो सेक्ट बन चुके थे देश में, जिसका परिणाम अनेक समय की गुलामी रही, उसको हटाने के लिए हमें कुछ चीजों पे एकता करनी चाहिए। तो उनमें नमस्ते भी एक थी। तो नमस्ते का आंदोलन भी बड़ा भारी आंदोलन आर्य समाज का रहा। हिंदी के लिए मैं ये कहूंगा, देखिए सोचिए, उस समय मुगलों का शासन था। लंबे समय तक संस्कृत हटा करके अरबी और फारसी इस देश में लागू कर दी गई थी। आज भी पुलिस के महकमे में आप जाइए, महकमा शब्द भी मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है। सारे कागजात जितने भी बनते थे वो सारे उर्दू और फारसी में, अरबी फारसी में ही बना करते, उर्दू फारसी में बना करते थे। उसके बाद अंग्रेज आ गए हमारे देश में। अब अंग्रेजों ने उर्दू और फारसी को थोड़ा सा पीछे करके अंग्रेजी को आगे ले आए। ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात की समस्या को समझ लिया था, देश एक करना है तो भाषा एक करनी होगी। गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रचार कार्य के लिए उस भाषा को चुना जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी। यानी उनकी अपनी भाषा दो थी, पहली मातृभाषा गुजराती और दूसरी जिसमें उन्होंने अध्ययन किया यानी संस्कृत। लेकिन वो जनता की समस्या को देख चुके थे। मैं संस्कृत में बोलूंगा तो समझेंगे नहीं, गुजराती में बोलूंगा तो मेरी बात पहुंचेगी नहीं, और अगर हिंदी इस देश में लागू हो जाती है तो इन दक्षिण से लेकर के, केरल से लेकर के, गुजरात से लेकर, अगर एक ही लोक भाषा होगी आपस में विचार विमर्श की, तभी ये देश एक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए हिंदी आंदोलन जो आर्य समाज का रहा है, ये बहुत ही गजब का आंदोलन रहा हिंदी आंदोलन। आपको लगता है कोई साजिश है कि अभी भी भारत के दक्षिण भारत में, दक्षिण हिस्से में अभी भी हिंदी को लेके अच्छी मतलब नज़रों से नहीं देखा जाता? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण से ऐसा हो रहा है। क्षेत्रीय दल जो कह सकते हैं। हाँ, क्षेत्रीय दलों की राजनीति उनको ऐसा करने से मजबूर कर रही है। हालांकि वो भी ज़रूरत को जानते हैं और उनके बच्चे भी शायद हिंदी पढ़े बिना दिल्ली और दुनिया में नहीं जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ना समझना चाहे कोई हिंदी अलग बात है, लेकिन हिंदी की ज़रूरत को आज देश का हर व्यक्ति नहीं, चाइना में हिंदी पढ़ाई जा रही है, इटली में, जर्मनी में हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्यों हिंदी पढ़ाई जा रही है? क्योंकि उनको पता है अगर व्यापार करना है भारत के साथ में तो हिंदी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज हिंदी को स्थापित अगर किया है तो उसमें आर्य समाज का एक बहुत बड़ा और महर्षि वेदांत की सोच का एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी को लेकर के रहा ही है। तो ऐसे आंदोलन, दलित उद्धार आंदोलन की हमें बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा आंदोलन था। दलितों की जो परिस्थिति थी उसमें एक वर्ग जिसको मैं कहूँगा मनुस्मृति को लेकर के बहुत एडामेंट आज भी हो जाता है। नहीं है, मनुस्मृति ने जातिवाद में हिंदू समाज को बांट करके रख दिया, ये एक सामान्य रूप से कह दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इसको आर्य समाज के आंदोलन की बात करूं तो आर्य समाज ने बड़ा स्पष्ट किया कि मनुस्मृति ने कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं किया, बल्कि सबसे समाज के नीचे वर्ग को ऊपर ले जाने का काम किया। अब ये बड़ा एक अलग शब्दावली मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन जब सच्चाई के पीछे जाएंगे तो आपको यही महसूस होगा कि हाँ, आर्य समाज ने इस आंदोलन को किया। और उस आंदोलन का जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा वो प्रभाव रहा कि जो
बाबा भीमराव अंबेडकर जी की चर्चा हम कर लेते हैं, तो बहुत छोटी सी चर्चा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी आज एक दुनिया के सामने भारत का चेहरा है और हमें उनके ऊपर गर्व है। उन्होंने जो काम किया, उनकी जो सोच थी भारत के संविधान को देने की, और भारत के संविधान में उस समय जो समाज की ज़रूरतें थी उसको उन्होंने पूरा करने के लिए हर वो प्रावधान उसमें दिए जो समाज की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उनके पीछे जाऊं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी आर्य समाज के विषय में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, ऋषिदान के विषय में और स्वामी श्रद्धानंद के विषय में। वो मनुस्मृति को तो नकारते हैं, लेकिन वो आगे लिखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था का महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया चिंतन है उसको मैं स्वीकार करता हूं। अब बड़ी बात समझिए, वो उधर वर्ण व्यवस्था को नकार रहे हैं और इधर ऋषिदान के, ये उनकी पुस्तक में लिखे हुए के आधार पर मैं बोल रहा हूं। शब्दों में 2-4 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन भावना क्लियर है। क्यों कह रहे हैं? ऋषिदान का कहना था कि वर्ण व्यवस्था जो है, आपने आंदोलन की बात की थी मेरे से, तो मैं उस आंदोलन की बात करता हूं कि वर्ण व्यवस्था यानी जिसके आधार पर ब्राह्मण, जिसके आधार पर क्षत्रिय, जिसके आधार पर वैश्य, जिसके आधार पर शूद्र के रूप में हमने समाज को विभक्त कर दिया है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हो सकती, ये केवल और केवल कर्म के आधार पर ही होगी। ये ऋषिदान ने बड़ी मजबूती से कह दिया। इसका अर्थ क्या है कि मेरा जन्म अगर ब्राह्मण के घर पर हुआ है, केवल इस कारण से मैं ब्राह्मण घोषित हो जाऊं, संभव नहीं। मैं ब्राह्मण बनने की अगर योग्यता प्राप्त कर लेता हूं, केवल मैं तब ही ब्राह्मण बन सकता हूं। अगर मेरा जन्म किसी जनरल के यहां पर हो गया, आर्मी के जनरल के यहां पर, तो डजंट मीन कि मैं आर्मी के जनरल के यहां पर हुआ तो मैं क्षत्रिय हूं ना। अगर मैं आर्मी के जनरल बनने की या सिपाही बनने की योग्यता पर प्राप्त कर लेता हूं, हथियारों को चलाने की, शौर्य की, केवल मैं तब क्षत्रिय हूं। और अगर मैं व्यापारी के घर में जन्म होकर के व्यापारी ना, और इसी आधार पर शूद्र है। तो ऋषिदान की मान्यता को स्वीकार करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर पाना उस समय एकदम से आसान नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को आश्रय देने में और आगे बढ़ाने में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो उसकी गहराई मालूम होती है। आत्माराम अमृतसरी जो महाराजा बड़ौदा के सहायक थे उस समय शिक्षा में, उनके और बाबा जी के जो संबंध थे वो एक अद्भुत संबंध थे, जिनको वो अपनी किताबों में प्रस्तुत करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जब वो पढ़ कर के लौटे, वो छोटी सी घटना है, लंदन से पढ़कर, विदेश से पढ़कर के आए, लॉ की पढ़ाई, और बाबा राजा ने उनको छात्रवृत्ति दी थी बाहर पढ़ने जाने के लिए, छात्रवृत्ति दिलवाने में भी। और बाद में जब वो वापस आए तो वो कहने लगे, राजा के हमें जो नौकरी करनी थी, कुछ दिन मेरा करार था कि आप मुझे छात्रवृत्ति देंगे तो मैं बाद में राज्य की सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए आ तो गए, पर उनको रहने की जगह देने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि दलित हैं, कौन उनको रहने की जगह दे। ऐसे समय में आत्माराम अमृतसरी, जो कि आर्य समाज के प्रचारक थे, अमृतसर के, अमृतसरी नाम ही है, आप भी, मुझे पता लगे आप अमृतसर से हैं, उनके नाम के आगे ही अमृतसरी लिखा हुआ था। कभी आप नेट पे जाएंगे तो वो एक ज़बरदस्त व्यक्ति थे। उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था अपने यहाँ पर की, फिर उनके लिए प्रॉपर स्थान दिलवा करके, क्योंकि उनके मन में भावना थी कि देश का गरीब से गरीब, जिसको दबाया गया लंबे समय से, जिस वर्ग को लंबे समय तक दबाया गया, उसको वापसी ला करके एक समाज में ऊंचा स्थान देना आर्य समाज का आरंभ से ही एक बहुत बड़ा काम रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्य समाज के आंदोलन देखे जाएं तो आज़ादी के पहले में हैदराबाद आंदोलन हुआ, जब हैदराबाद स्टेट अलग था। मीर उस्मान अली कहता था मेरा स्टेट अलग होगा, मैं भारत के साथ मिलूंगा नहीं। सरदार पटेल ने भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें जब निभाई, तो उन्होंने भी एक शब्द कहा था, अगर आर्य समाज हैदराबाद आंदोलन ना करता 1939 का, तो हैदराबाद को वापस भारत में मिलाने की जो संभावनाएं थी वो पूरी तरह समाप्त हो जाती। वो आंदोलन लंबा समय तक आंदोलन चला था, आज उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करने का तो समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आंदोलनों में एक आंदोलन ये भी था। दूसरा आंदोलन गौरक्षा, ये आज़ादी के बाद के आंदोलनों की बात हम करते हैं। भारत में गौरक्षा का आंदोलन शुरू किसने किया? ऋषिदान ने शुरू किया। आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि भारत में गौशालाएं नहीं हुआ करती थी, मुगलों के काल में समाप्त हो गई थी, और दोनों ही गोकशी करते थे। दोनों के यहाँ पर गौ को काटना मारना कोई अपराध नहीं माना जाता था, अंग्रेजों के शासनकाल में भी, और दोनों शासक वर्ग थे। ऐसे समय में भारत की कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऋषिदान ने गौ की सबसे बड़ी आवश्यकता बताई। फिर उन्होंने कहा कि गौशालाएं खोलनी चाहिए हर गांव के अंदर, और भारत की पहली गौशाला ऋषिदान ने रेवाड़ी के अंदर स्थापित की। राव युधिष्ठिर सिंह थे, आज भी वो गौशाला स्थापित है। तो ये जो गौशाला का आंदोलन चला, हिंदी का आंदोलन चला, दलितोद्धार का आंदोलन चला, और जो शिक्षा का आंदोलन चला, शिक्षा का आंदोलन गजब का था। मतलब शुरुआत हुई
छोटे छोटे विद्यालयों से, डीएवी कॉलेज लाहौर से, और उसके पश्चात में पूरे देश में। और जो दलित उद्धार के आंदोलन का एक उदाहरण आपको दूंगा, ऐसा उदाहरण शायद कहीं और मिल ही नहीं सकता। दिल्ली का अजमेरी गेट है, यहाँ पर कुआं होता था एक, उस कुएं में हर कोई पानी भर सकता है लेकिन दलित पानी नहीं भरेगा। स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन को किया कि भैया दलित क्यों नहीं पानी भरेगा? बोले नहीं, ये नहीं भर सकता। बोले भाई फिर ये कहाँ जाएं? बोले कहीं भी जाएं। वही हिंदू समाज उनको अपने से दूर रखने के लिए पूरी कोशिशों में था कि हमसे दूर रहें। स्वामी श्रद्धानंद ने वो काम किया जो आज भी सोचना मुश्किल है। स्वामी श्रद्धानंद ने उस पूरे क्षेत्र के दलित समुदाय को इकट्ठा किया, उनके लिए शीला सिनेमा से लेकर के पहाड़गंज तक, जो अगर आप कभी गए हैं, कभी जाएंगे तो नई दिल्ली स्टेशन से जैसे फ्लाईओवर उतरेंगे तो राइट हैंड में शीला सिनेमा है, वहाँ से पहाड़गंज की चौक तक, रेड लाइट तक, उससे थोड़ा सा पहले सारी ज़मीन खरीदी गई। सारी ज़मीन में छोटे छोटे 100-100 गज के प्लॉट काटे गए। सब दलितों के, जिन उस समय जिनको दलित कह दिया गया था, मैं हृदय से किसी को दलित मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो पढ़ा लिखा है वो आगे बढ़ रहा है, वो दलित नहीं है, वो अपने कार्य के अनुसार से पहचाना जाए, लेकिन जिसको परंपरागत माना गया, मैं उसके आधार पर बोलता हूँ, उनको प्लॉट दिए गए। सबके नाम के आगे आरे लगाया गया। उनके बच्चों के पढ़ने की कहीं व्यवस्थाएं नहीं थी, उसमें उनके बेटों के लिए स्कूल, बेटियों के लिए स्कूल खोला गया। उनके लिए कुएं नहीं थे, उनके बीच में कुएं खोले गए। उनके लिए मंदिर नहीं थे, उनके बीच में आर्यमान मंदिर बनाया गया। और इस पूरी कॉलोनी का नाम बदल करके आर्य नगर कर दिया गया। और आर्य नगर बनाने की परंपरा ज्यों यहाँ से शुरू हुई, सियालकोट में, कराची में, लाहौर में, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, सहारनपुर में, हरिद्वार में, ज्वालापुर में, गाजियाबाद में, रेवाड़ी में, आपके रोहतक में, हर जगह आर्य नगर बसाए गए। सोचो कितना बड़ा आंदोलन था। जिनके लिए रहने के घर नहीं थे, जिनके पास बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, ये सब काम आर्य समाज कर रहा था, किया आर्य समाज ने। आज इतिहास में नाम वो अमर है, मेरे कहने से वो बदलेगा नहीं। हाँ, ये बातें दुनिया तक नहीं पहुंच पाई, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आर्य समाज की ये चूक रही, क्योंकि आर्य समाज काम करने में तो फोकस में रहा, मीडिया से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी दूरी इन चीज़ों को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकी। मुझे विश्वास है शायद इस तरह के कार्यक्रमों से कुछ चीज़ें दुनिया तक जाएंगी, उनको प्रसन्नता होगी। डिजिटल युग में आर्य समाज कैसे प्रसार कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का टाइम है, जो यंगस्टर्स हैं सारा दिन रील पर फील करते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि आर्य समाज जब आगे आके क्या क्या कर रहा है समाज में, जैसे आप कह रहे हैं शुद्धिकरण, या समाज के लिए कई काम करता रहा है, तो आप कैसे प्रचार करेंगे आने वाले टाइम में? देखिए, जब भी समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो वो भी कोई व्यक्ति या संस्था उसको उसके अनुसार ढलना ही चाहिए। काफ़ी हद तक आर्य समाज ने इसके लिए कार्य किया है, काफ़ी हद तक। आर्य समाज के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेज हैं, इंस्टा हैं, बाकी जो भी जिस तरह से भी हो सकता है, जो जी संभावना है। लेकिन मीडिया के इस युग में जिस आक्रामकता से होना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कुछ अभी कमी है, और उसमें अच्छी गाइडेंस के साथ में, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में काम करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासकर मीडिया में, आईटी युग में, खासकर वेबसाइट्स के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से जो भी किसी व्यक्ति तक पहुंचने का जो भी तरीका हो सकता है, उसको कोशिश है हम सब लोगों की कि हम अच्छे जो भी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं उनको मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। अच्छी बात पिछले दिनों में ये रही कि जो भी बड़े आयोजन हुए उसमें हमने प्रिंट को बिल्कुल लगभग समाप्त कर दिया। कोई प्रिंटिंग करना, कार्ड छापना, पैम्फलेट, पोस्टर, ये सब समाप्त हो गया। मुझे लगता है ये मीडिया की ही देन है। जो चीज़ व्हाट्सएप से जा रही है, जो चीज़ फेसबुक से जा रही है, उसके लिए अब कागज़ का इस्तेमाल काहे को किया जाए। तो मीडिया की दृष्टि से कुछ ना कुछ करने का प्रयास है। अभी हमने कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमने 4-5 साल पहले, IAS की प्रतिभा विकास। हमने देखा कि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन धन के अभाव में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। कम्पीट करने के लिए उनको बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, दिल्ली जैसे वातावरण में रहना, इंटरव्यूज़ की तैयारी करना, लेखन की तैयारी करना, वो छोटे गांव में बैठ करके व्यक्ति कर नहीं पाता, कितना भी करे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, आर्य प्रतिभा विकास संस्थान। आज उसका 6ठा साल चला, 6th ईयर उसको चलते हुए हो चुके हैं। तो मैं ये बात केवल आपकी मीडिया वाली बात पे कहूँ तो हम उसका सारा प्रोजेक्शन मीडिया से करते हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है जी, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं को कैसे जोड़ रहा है आर्य समाज अपने साथ? क्योंकि शिक्षण संस्थान तो आप डीएवी इंस्टीट्यूशन चला ही रहे हैं जी, तो क्या स्कूल से ही ऐसी एक व्यवस्था की जाती है या अभी इस पे आप काम करेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि युवा ही आर्य समाज से जुड़ रहा है। यानी कि युवा के मन में कुछ प्रश्न होते हैं, वो धर्म को लेकर के हो सकते हैं, सोसाइटी को लेकर के हो सकते हैं, वो पाखंड अंधविश्वास को लेकर के हो सकते हैं। उनका समाधान उसको कहीं मिलता नहीं है। समाधान जहाँ पर मिलेगा व्यक्ति वहाँ पर जाएगा।
तो मुझे लगता है कि आर्य समाज के पास आकर के उसको वो समाधान लगभग मिल जाते हैं। इसलिए युवा हमसे जुड़ रहा है, काफ़ी हद तक जुड़ रहा है। आर्य समाज में के स्कूल हैं, उनके माध्यम से जो जुड़ते हैं वो तो हैं ही। आर्य समाज के अपने युवा विंग भी हैं, जैसे आर्य वीरदल। आर्य समाज का 100 साल से ज़्यादा हो चुका आर्य वीरदल एक यूथ विंग है। आज भी उसके लगभग मुझे लगता है 200 से ज़्यादा कैंप्स इस समय देश भर में चल रहे हैं। हर कैंप में जिसमें 200, 300, 400 लोग कैंप्स में आते हैं, बच्चे आते हैं। पूरे साल वो कैंप्स चलते हैं। इस समय मतलब गर्मियों में इस समय 200 के करीब कैंप्स चल रहे होंगे। तो इसलिए युवा के सामने जब भी कोई बात आती है तो वो ये देखता है कि इसका सही समाधान क्या है, और अगर उसको सही समाधान तर्क के साथ में मिल जाए तो उसके साथ जुड़ता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का मैंने अभी नाम लिया था थोड़ी देर पहले। उनकी आयु केवल 19 साल थी जब वो ऋषिदान को उन्होंने देखा। 19 साल की आयु में उनके मन में ना तो ईश्वर को लेकर के विश्वास था, ना वेद को लेकर विश्वास था, लेकिन ऋषिदान को देखते ही मन के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, कुछ तो है। बदल गए, और केवल उनको 7 साल का समय मिला। वैसे वो केमिस्ट्री के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और उस समय मैं बात कर रहा हूँ 1875 की, 1883 की, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी सरकार में उनको वो तनख्वाह मिलती थी जो नॉर्मली किसी प्रोफेसर को नहीं मिलती थी। मैं उस नौजवान की बात कहता हूँ कि वो पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसको अपने मन के अंदर चल रहे सब चीज़ों के उत्तर मिल चुके थे। वही स्थिति आज भी है। आज भी जो नौजवान हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, जिनके साथ में टॉक्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जब वो वेद को लेकर के प्रश्न करते हैं, भाई वेद क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, अन्य ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है, वेद और उनमें अंतर क्या है। ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक बहुत शानदार ग्रंथ लिखा है। गजब है वो ग्रंथ, मतलब अपने आप में प्रश्नों का उत्तर, पहले प्रश्नों को देना फिर उसके उत्तर को देना, सब में समाहित करके रख दिया ऋषिदान ने उस ग्रंथ को। आज युवा को जब मैं ये कहता हूं भाई देखो थोड़ा सा तो समय लगेगा, लेकिन इसको पढ़ लो, पढ़ने के पश्चात आपके मन के अंदर संशय और शक कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवा अगर जानना चाहे तो उसके अपने मन में चल रहे सब चीज़ों का समाधान आर्य समाज की फिलॉसफी नहीं है, वेद की। आर्य समाज की अपनी कोई फिलॉसफी अपनी नहीं है, वेद की फिलॉसफी ही आर्य समाज की फिलॉसफी है। इसलिए वेद में उन सब चीज़ों का उत्तर नौजवान को मिल जाता है, इसलिए वो नौजवान आर्य समाज के साथ जुड़ता है। मैं भी जब आर्य समाज के साथ जुड़ा था तो खैर मेरे परिवार में, क्योंकि आर्य समाज शुरू से रहा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अनेक आर्य समाज के परिवारों के बच्चे नहीं बन पाते हैं आर्य समाजी। तो जिनमें थोड़ा सा भी विचार होता है, उनके नौजवान, उनके बच्चे आर्य समाज के। इसमें क्या कुछ डाइट भी फॉलो की जाती है, वेज नॉन वेज या कुछ ऐसा है? महर्षि दान ने जब मैंने की बात कही कि वेद, तो वेद में मनुष्यों के लिए शाकाहारी बताया गया कि मनुष्यों के लिए सामान्य, मनुष्य का शरीर जो है शाकाहार पदार्थों के खाने के लिए बना है। इस दृष्टि से आर्य समाज भी शाकाहार का ही प्रचार करता है कि शाकाहारी मनुष्य के लिए बेहतर है, बीमारियों से, रोगों से बचाने के और लंबी आयु तक के लिए शाकाहार ही उपयोगी है। मौजूदा समय में कौन से ऐसे बड़े नाम हैं देश के जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? ऐसे तो देखिए, नाम इस तरह से किसी 2-4 के नाम बताने से ऐसा लगेगा कि यही नाम है, फिर भी मैं कह सकता हूँ जिससे और युवा प्रेरित हो। हाँ ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे अभी गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। लंबे समय से वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज की समय में वो प्राकृतिक कृषि को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। भारत सरकार का जो प्राकृतिक कृषि मिशन है उसको भी वो आगे बढ़ाने में अपनी जितनी भूमिका है उतना आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके माध्यम से उन्होंने गुरुकुल परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया, गुरुकुल शिक्षा को। गुरुकुल कुरुक्षेत्र उन्होंने बहुत शानदार एक अपने आप में देखने योग्य संस्थान है, स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया था। मैं उनका नाम कह सकता हूँ, युवा उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। एक अच्छे संस्थान को चलाने वाले, हजारों बच्चों को उन्होंने प्रेरित करके जीवन में आगे बढ़ाने का काम किया है। और उद्योग जगत में काफ़ी सारे नाम हैं। उद्योग जगत में अगर शुरुआती दौर से लूँ तो मैंने MDH का नाम लिया था। महाशय धर्मपाल जी जो थे पूरी तौर पे डेडिकेटेड आर्य समाज, पूरा परिवार भी इस समय भी आर्य समाज को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आर्य समाज के कार्यों में हर तरह से भागीदारी लेता है। अगर मैं MIT इंस्टीट्यूट कहूँगा, MIT जो शिक्षण संस्थान है, बहुत बड़ा देश में अपने आप में नाम है। उनके पूज्य पिताजी भी आर्य समाज के संस्कारों से उत्प्रोत थे, और आज पूरा परिवार भी आर्य समाज को पूरी तरह से फॉलो करता है। हर परिवार में दैनिक यज्ञ होता है। और मैं हीरो परिवार की भी अगर बात करूं तो मैं इसमें गलत नहीं रहूँगा। हीरो परिवार के पूरे जितने भी भाई जो उनके बनाने वाले थे, माननीय ब्रजमोहन लाल मुंजाल जी और सत्यानंद मुंजाल जी, वो सारा परिवार पूरी तरह से, मैं समझता हूँ डेडिकेटेड, मतलब जो शब्द मैं ले रहा हूँ डेडिकेटेड, पूरी तरह से स्टॉन्च आर्य समाजी परिवार थे। और उनके अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया भी गुरुकुल में ही था। यानी कि मुंजाल साहब जो सबसे बड़े थे जिन्होंने हीरो की स्थापना की थी, वो भी गुरुकुल में ही पढ़े। यानी उनके पूज्य पिताजी ने अपने बच्चों को गुरुकुल में ही जाए कि गुरुकुल में ही इनकी शिक्षा हो।
ऐसे और बहुत सारे। आज जेबीएम एक बड़ी कंसर्न है, जिनको आप बसें देखते हैं, जिनकी बसेज इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली में और हर जगह पर, एयरपोर्ट पे आप देखें जेबीएम, ये जेबीएम बड़ा एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा है। नाम सुरेंद्र कुमार आर्य जी, वो भी आर्य समाज को, ऐसे बहुत मतलब मैं 2-4 नाम लूँगा तो ऐसा लगेगा केवल 2-4 ही हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में आज आर्य समाज को फॉलो करने वाले बहुत संपन्न परिवार, उद्योग जगत में भी, राजनीतिक जगत में भी और सोशल जगत में भी। और पूनम सूरी जी हैं, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के इस समय चेयरमैन हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी उनके पूजे मतलब पूर्वजों में रहे हैं, जिन्होंने आर्य समाज को पूरी जीवन आर्य समाज को समर्पित किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस समय आर्य समाज को फॉलो करते हैं, देश में विदेश में। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से आपको क्या समर्थन सपोर्ट मिलता है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी से आपकी कोई मुलाकात हुई हो तो आर्य समाज, चूँकि आप कह रहे हैं शुद्धिकरण का काम करता है जी, सनातन को आगे ले जाने का काम कर रहा है जी, तो क्या आपको सपोर्ट मिलता है भारत सरकार का इसमें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान सरकार देश के हितों के लिए काम कर रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का अवसर आया, चल ही रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है वो सारा कार्यक्रम। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप इन आयोजनों का नेतृत्व करें, पूरे देश और विदेश में इसकी गूंज जानी चाहिए। उनकी खुद भी इच्छा थी कि जो श्री दयानंद ने इस देश को बहुत कुछ दिया, हमारा गौरव है। तो उन्होंने, भारत सरकार ने एक समिति भी बनाई भारत सरकार की ओर से, उसके खुद अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं थे, माननीय अमित शाह जी और बहुत सारे राजनीतिक लोग, माननीय बहुत सारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आर्य समाज के अलग अलग वर्ग से, देश विदेश से लोग उसमें समिति में थे। बहुत बड़े आयोजन हुए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वयं उसमें आगमन हुआ, दिल्ली में हुआ, जहाँ टंकारा ऋषि दयानंद की जन्मभूमि है, वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं पधारी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली के कार्यक्रम में पधारे। अभी भारत सरकार ने डाक टिकट का विमोचन किया तो वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथों से हुआ। और मतलब भारत सरकार के, मुझे लगता है कि हर कार्यक्रम में, हर कार्य में आर्य समाज को उनका पूरी तरह से सपोर्ट रहा है हर प्रकार से। लेकिन शुद्धि आंदोलन की जहाँ तक बात है, ये हमारा अपना आंदोलन है, अपनी जिम्मेदारी है, उसमें भारत सरकार से ना हमें कोई अपेक्षाएं हैं कि वो हमें इसमें कोई सपोर्ट करें। मुझे लगता है कानून सम्मत काम में हमें अपने काम को करने में विशेष सपोर्ट वाली बात मैं नहीं समझता हूँ, चाहता भी नहीं हूँ। और अगर कभी आवश्यकता लगेगी तो मुझे लगेगा अगर कानून सम्मत काम होगा तो सरकार का हमें सहयोग रहेगा। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आर्य समाज से क्यों जुड़े? देखिए, आर्य समाज सही और गलत के निर्णय में सहायक है। जब भी व्यक्ति के सामने 2 धाराएं आती हैं किसी भी चीज को लेकर के, मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, तब उसको यह निर्णय करने के लिए कौन सी चीज सहायता दे रही है कि तुम्हें यहां ना जाने में कौन सी चीज हमें निर्णय लेने में सहायता देगी, तो मुझे लगता है आर्य समाज उसके राह को आसान बनाने के लिए तर्क देने में उसका सहायक है। व्यक्ति, नौजवान खासकर जिसको आपने बात कही, वो अंधविश्वास से बचना चाहता है पर उसको ये समझ नहीं आता कि सही राह कौन सी है। मेरे एक दोस्त मुझे मिले, भाई साहब क्या ये ठीक है गंगा में जाने से पाप धुल जाते हैं? आर्य समाज की स्पष्ट मान्यता कि गंगा में नहाने मात्र से पाप नहीं धुल सकते, तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, गंगा में जाने से शरीर पवित्र होगा, गंगा में जाने से वहाँ इतने साधु संतों के स्टॉल लगे हैं, उनको देखने से, उनको मिलने से ज्ञान की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जब वो ये पूछता है तो फिर कैसे पाप धुलेंगे, तो आर्य समाज का स्पष्ट मान्यता उसको क्लियर कर देती है, भैया कर्म का फल। आर्य समाज की ये अवधारणा अनेक चीज़ों से बचाने का काम करती है नौजवान का। उसके मन में जो चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई। मैंने उसको बात लंबी समय तक करी, उसने कहा जी मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ कि कहीं गंगा में जाने से पाप नहीं धुलते हैं, पाप तो अपने कर्मों से किए जाते हैं और अपने कर्मों का परिणाम मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो अब अगर उसको ये ना बताया जाए और उसको यही कहा जाता रहे कि गंगा में जाने से पाप धुल जाएंगे, तो वो क्या पाप करने से बचेगा? वो तो करेगा और जाएगा, करेगा और जाएगा, करेगा और जाएगा कि पहले पाप करो फिर धोते रहें। इसलिए आर्य समाज उसको स्पष्ट मार्गदर्शन कर रहा है कि गंगा में जाने से पाप नहीं धुलेंगे, इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में तुम गलत कामों से बचे रह सको। मुझे लगता है नौजवान को बताने की ज़रूरत है, बताने के बाद नौजवान सही चीज़ को फॉलो करता है। हाँ, दिक्कत क्या है कि बताने वाले नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को बताने में ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, यानी कभी कभी भविष्य फल को लेकर के। आर्य समाज बड़ा स्पष्ट है, भैया कोई दुनिया का व्यक्ति मेरा भविष्य नहीं बता सकता, मेरा भविष्य बनाने का काम भी मेरा है और दूसरा किसी के अधिकार में नहीं कि मेरा भविष्य वो बता सके। लेकिन आज दुनिया में बताए जा रहे हैं, दुनिया में भविष्य भी बताए जा रहे हैं, पर्चियां भी निकाली जा रही हैं। अब इन सब चीज़ों का तो आर्य समाज स्पष्ट रूप से विरोध करता आया है, इन अंधविश्वासों का। नौजवान जब इस बात को सुनता है तो वो हिंदू धर्म से बचने की तैयारी कर रहा था कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं।
लेकिन जब उसको पता लगता है कि ये तो गलत है ही, आर्य समाज स्पष्ट कहता है ये गलत है, हिंदू धर्म फिर सही क्या है, हिंदू धर्म सही ये है, वैदिक धर्म सही है, वेद सही ये बता रहा है, तो मुझे ऐसा बार बार महसूस होता है जब नौजवान के पास बाद में सच्ची बात जाती है तो सच्ची बात को स्वीकार करता है, तर्क की बात को स्वीकार करता है। महिला शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को लेकर आर्य समाज क्या क्या मतलब काम कर रहा है अभी समाज में? देखिए, महिला शिक्षा सबसे बड़े कामों में से एक रहा है आर्य समाज का, सबसे बड़े कामों में से, मतलब इतना बड़ा काम रहा है। और आज की स्थिति तो 1 मिनट में बताऊंगा, लेकिन पहले की स्थिति को थोड़ा सा अनुमान लेंगे। महिला नहीं पढ़ सकती, भाई कौन कह रहा है? धर्म कह रहा है? कहाँ लिखा है? ग्रंथों में लिखा है? ऋषिदान की मान्यता स्पष्ट थी, जो पुरुष को अधिकार है वही महिला को अधिकार है। ऋषिदान ने कह तो दिया, लेकिन करे कौन, आगे बढ़ाए कौन? ऋषिदान के शिष्यों ने उस काम को आगे बढ़ाया। कन्याओं के लिए स्कूल खोलने की चीजें आरंभ हुई और लोगों का विरोध, इधर से आर्य समाज ने स्कूल खोले, इधर से लोगों का विरोध हुआ। थोड़ा नहीं, बहुत हुआ, गजब का हुआ। जालंधर का कन्या महाविद्यालय, अगर आप पंजाब से संबंध रखते हैं तो दुनिया हर व्यक्ति जानता है जालंधर का कन्या महाविद्यालय बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी विशाल संस्था है। कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए शुरुआत हुई, 2-3 कमरों में के अंदर खोला गया। जब खोला गया, लड़कियां ना आए, बेटियां कौन भेजे? ना, हम धर्म से पंगा नहीं ले सकते। धर्म ने क्या दिया, बेटियां नहीं पढ़ानी। अरे ये क्या बात हुई? करते करते 1-1, 2-2, 3-3 बेटियां आई। जैसी लोगों को पता लगा, वो मार पीट के गालियां देकर के अपनी बेटियों को वापस लेके हमारे धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। इस संघर्ष के दौर में आर्य समाज ने बेटियों को पढ़ाने का क्रम आरंभ किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आई, बेटियों को पढ़ाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। कन्या महाविद्यालय खोला गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 जो विरोध करते थे, बाद में उन्होंने ही अपनी बेटियों को भी भेजा, उन्होंने ही कन्या महाविद्यालय भी खोले। तो ये आर्य समाज के काम का जो प्रभाव उस समय था। और दूसरा जो सशक्तिकरण, ऋषिदान के आंसू गिरे 2 कारणों से। पहला गौ रक्षा पर, जब उन्होंने गौ की हत्या को देखा, और दूसरा विधवाओं की अवस्था पर। ऋषिदान के समय में जब गणना उसके बाद हुई, गणना जब होती थी अंग्रेजों के समय में, गणना शुरू की थी, जनगणना 1911 की जनगणना में 2 करोड़ हिंदू विधवाएं थी। 2 करोड़, आप अनुमान लगाइए, 40 करोड़ की आबादी के आसपास, इससे ज्यादा नहीं थी। 40 करोड़ में 2 करोड़ हिंदू विधवाएं हों तो देश का आगे बढ़ना कैसे संभव? और विधवाओं की आयु कितनी थी? 3 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, बाल विधवा। तो ये सशक्तिकरण का काम आर्य समाज ने उस दौर में शुरू किया जब ये आंदोलन किया गया कि इन बेटियों का विवाह किया जाए। करे कौन? मैं तो कह रहा हूं किया जाए, भाई जब बात आएगी, आप कह रहे थे कि जब अपने ऊपर बात आती, बात तो वहां आती है। करे कौन? ये बड़ा भारी चीज थी। लोगों ने संकल्प लिया, मैं अपने एक बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। दूसरे ने संकल्प लिया, मैं अपने बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। तीसरे ने संकल्प लिया, चौथे ने संकल्प लिया, 5वें ने। लेकिन जिन्होंने संकल्प लिए थे उन सब का बहिष्कार किया गया समाज ने, बृहद हिंदू समाज ने उन सब का बहिष्कार किया। अरे तुम धर्म के खिलाफ चलोगे? हुक्का पानी बंद कर देते थे। हुक्का पानी बंद, गांव से। आज इसका असर अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। गांव की परंपरा में रहो, जब नाई बाल काटना बंद कर दे, आपके सब्जी वाला सब्जी देना बंद कर दे, जो भड़भूजा होता है जो भूनता है सामान को, वो आपका सामान भूनना बंद कर दे, खेत में मजदूर काम करने से मना कर दे, उस समय आप सोचिए, उसको कहते थे हुक्का पानी बंद। आपके कुएं से पानी भरना आपके लिए बंद हो जाए। लेकिन आर्य समाज के उन लोगों ने छोड़ा नहीं कि मैंने संकल्प ले लिया है, विधवा से विवाह करूंगा, तो वो किया, निभाया, लंबे समय तक बहिष्कार सहा। आज परिणाम, आज फर्क देखिए। 125 साल पहले कोई विधवा से विवाह करता था, उसका बहिष्कार होता था। समाज के लोग आके कहते थे इसको वृंदावन भेज दो या सती कर दो। आज अगर दुर्घटनावश कहीं ऐसी घटना घट जाए, समाज के 10 लोग आकर के कहते हैं बेटी का विवाह कर दीजिए। ये जो अंतर आया है, इस अंतर का कारण आर्य समाज रहा। लंबे मुंशी प्रेमचंद आर्य समाज के बहुत स्टॉन्च फॉलोअर थे। मुंशी प्रेमचंद का एक साहित्य जो लिखा गया, उन्होंने भी विधवा से विवाह किया था, और वो विधवा विवाह करना भी आर्य समाज के इस प्रभाव का ही परिणाम था। तो मुझे लगता है नारी सशक्तिकरण के दौर में 4 काम बड़े हुए हैं। पर्दा प्रथा खत्म होना, आर्य समाज ने स्पष्ट किया। आर्य समाज में महिलाओं को पर्दा प्रथा के लिए पूरी तरह से पाबंदी थी, कोई पर्दा नहीं होगा। दूसरी, बाल विवाह समाप्त होना। बाल विवाह के लिए जो पहला कानून बना भारत में, उसका नाम है शारदा एक्ट। अगर आपने पढ़ा हो या आप देखेंगे, शारदा एक्ट सबसे पहले बना, जिसको बाल विवाह की
मतलब विवाह की आयु निश्चित कर दी गई। ठीक है, उस समय 14 साल की थी, बाद में उसको बढ़ा करके 16 और फिर 18 कर दिया गया था। आज उसके आगे बढ़ाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो शारदा एक्ट चांदकरण शारदा जी थे, उन्होंने बनवाया था, जो आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर थे राजस्थान के। तो तीसरी क्रांति थी विधवाओं का विवाह, और चौथी जो क्रांति थी वो गजब की थी, उसको सोचना भी आज मुश्किल है भाई साहब। आप हैरान होंगे मनीष जी, सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया? सोचिए, किसने दिया? क्या अंग्रेज सरकार ने दिया? अमेरिका की सरकार ने दिया? लंदन की सरकार ने दिया? नहीं दिया। सबसे पहले वोट देने का अधिकार 1892 में न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने दिया महिलाओं को। उससे पहले महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। कहने को पढ़े लिखे थे और हम अनपढ़ थे, लेकिन उनके यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का क्यों अधिकार नहीं था मालूम है? वो ये कहते हैं कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती इसलिए वोट नहीं दे सकती हैं। ये उनका लॉजिक था ना देने के पीछे। आंदोलन हुआ तो सबसे पहले उसका प्रभाव न्यूजीलैंड पे पड़ा, उन्होंने अधिकार दिया, उसके बाद लंदन में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद भारत में अंग्रेज सरकार ने दिया। लेकिन ऋषि दयानंद उससे पहले आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं 1875 में, और उस समय वो लिख रहे हैं कि आर्य समाज में महिला और पुरुष का बराबर दर्जा होगा, और आर्य समाज में महिला और पुरुष दोनों सदस्य होंगे, और दोनों को वोट देने का अधिकार होगा। देखिए, लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। गुरु की गद्दी नहीं बनाई ऋषि दयानंद ने कि मेरे बाद मेरा शिष्य, मेरे बाद मेरा शिष्य। आप लोग मिलकर के विचार करो कि कौन आर्य समाज को आगे संचालित करे। लोकतंत्र की समस्याएं भी रही, हालांकि मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण के रूप में यह कितना बड़ा कदम था 1875 में संविधान बना करके, और महिलाओं को यह कहना कि आपको भी समान अधिकार है आर्य समाज को संचालित करने में। ठीक है, उनका अधिकार जहां तक था उन्होंने वहां तक दिया। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, महिलाओं को आज सारी दुनिया में अधिकार मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है लोकतंत्र को लाना, नहीं तो संस्थाओं में आज भी देखते हैं गुरु गद्दी के आधार पर चल रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी, मैं जिसको बनाऊंगा वो बनेगा, मैं जिसको बनाऊंगा वो बनेगा। लेकिन आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने लोकतंत्र को ला करके और महिलाओं को ये जो अधिकार दे करके, मुझे लगता है कि नई परंपराओं को जो जन्म दिया था, उसका परिणाम देश को शानदार तरीके से मिला ही है। आर्य समाज का एक स्वदेशी करके मुहिम जो चली कि भारत में बनाओ और भारत में बनना चाहिए, क्या रोल रहा इसमें स्वदेशी आंदोलन में? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक जो सोच थी वो बहुत स्पष्ट थी। उनका मानना ये था कि भारत जो है ये विश्व गुरु था। हम दुनिया के सबसे संपन्न देश थे। हमारा दुनिया के हर राज्य पर साम्राज्य था। हमारा ही राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सबको गवर्न करता था। सारी दुनिया ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए हमारे देश में आती थी। हमारे देश में ही दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे। ये उनकी स्पष्ट मान्यता थी। हमारे देश का नाम आर्यवर्त इसलिए था कि यहाँ पे आर्यों का निवास था। लेकिन हमारी अपनी भूलों के कारण से हम गुलाम हो गए और दूसरों ने हमारे ऊपर शासन करना आरंभ कर दिया, और हमें यह भी पता ना चला कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। ये उनके दुख का सबसे बड़ा पहलू था। तब उन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे अपनी जड़ों तक वापस चलते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे फिर से विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए स्वदेशी अपनाना, उस पर गौरव करना, उस पर गर्व करना हर हिंदुस्तानी के लिए, हर देशवासी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो तब उन्होंने एक एक चीज़ उठाई। भाषा, ना अंग्रेजी चाहिए, ना अरबी चाहिए, ना उर्दू चाहिए, ना फारसी चाहिए। भाषा हमारे देश की होगी संस्कृत। हिंदी उसका लौकिक रूप है, यानी कि व्यवहारिक रूप है, बदलावा रूप है संस्कृति। अगर संस्कृत और हिंदी की बात करें तो संस्कृत, हिंदी छोटी बहन है संस्कृत की, मतलब उससे ही निकल करके जो लौकिक रूप बन गया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाषा भी हमारी अपनी होनी चाहिए, यानी स्वदेशी होनी चाहिए। भूषा जो हम पहनते हैं, ये वस्त्र भी हमारे स्वदेशी ही होनी चाहिए, यानी कि अपने यहाँ पर बनाए हुए। ये बात वो कब लिख रहे हैं? उनका तो 83 में देहांत हो गया। उससे पहले वो 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। उससे पहले जब राजा महाराजाओं के यहाँ जा रहे हैं, अलग अलग राजाओं के यहाँ, वो स्पष्ट कह रहे हैं, भाई अपने राज्य का सिला हुआ कपड़ा पहनो, इससे राज्य में तुम्हारे बुनकरों को उत्थान मिलेगा। ये उनके पत्रों में आता है, यानी पत्र लिख रहे हैं वो राजाओं को, और ये स्पष्ट कर रहे हैं। एक राजा के बेटे को पत्र लिखा, क्या आप विदेशी वस्त्र पहन करके अपने पिता से भी बड़े लगने लगे हो गया? यानी कि किस चीज़ पे गर्व कर रहे हो कि मैं विदेशी वस्त्र पहन रहा हूँ? यानी उन्होंने हर चीज़ को स्वदेशी के तरफ लाने की कोशिश की।
विद्या यानी कि वेद की विद्या, जो हमारी अपने देश की विद्या थी, जिसके कारण से हम दुनिया पे शासन करते थे, वो वेद की विद्या को वापस लाए, भाषा को वापस लाए, भूषा को वापस लाए, और प्राचीन गौरव जो हमारे स्वदेश, स्व के ऊपर गौरव करना, यानी देश हमारा गौरवपूर्ण है भाई। यही देश था स्वर्ण देने वाला दुनिया जहान को, यही देश था ज्ञान देने वाला, तो ये भी स्व के ऊपर। उसके पश्चात एक बात आई, बैंकिंग। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी तो बैंकिंग भी उन्हीं की थी। सारे इंपीरियल बैंक जो लंदन के थे, जो हॉलैंड के, या जहाँ जहाँ के भी विदेशों के बैंक का हमारे पर शासन था। ऋषिदान के शिष्यों ने जाति सोचना शुरू कर दिया, ऋषिदान ने किन किन बातों को कहा था, उनमें से एक बैंक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक जो खुला, यानी पहला भारतीय पूंजी का बैंक, उसको आर्य समाज ने खोला। उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, और उसको खोला आर्य समाज लाहौर ने। आर्य समाज लाहौर के अंदर खोला गया, और उसके पहले जो अकाउंट होल्डर थे वो लाला लाजपत राय बने। इसलिए लाला लाजपत राय का नाम आ जाता है कि लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक खोला। एक्चुअली वो आर्य समाज लाहौर ने खोला। फिर देखा कि व्यावसायिक गतिविधि है, तो उसको आर्य समाज के सामने की बिल्डिंग किराए पे लेकर के उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ये आर्य समाज की एक बहुत बड़ी देन इस देश को मिली। उसके बाद शायद शुरू हो गई बैंकिंग। और महाराजा बड़ौदा आए। महाराजा बड़ौदा ने देखा ये तो बहुत अच्छी प्रकल्प है भाई, मेरा पैसा महाराजा का, और मैं अंग्रेजों के बैंक में क्यों रखूं। उन्होंने भी अपने राज्य में बैंक खोला, और उसका नाम आप समझ ही गए होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके पश्चात लाला मेहता, जय मेहता जो हैं इस समय जूही चावला के जो हस्बैंड हैं, उनके दादा थे नानजी भाई कालिदास मेहता। वो भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया उन्होंने एक बैंक खोला, उसका नाम था कॉरपोरेशन बैंक। ये जो परंपरा चली स्वदेशी की, ये उसके अंदर मैं एक एक चीज़ आपको सामने लाना चाह रहा हूँ। उसके पश्चात ऋषिदान ने जो बात कही कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चली। आर्य समाज लाहौर ने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कब जलाई? 1879। सर महात्मा गांधी का तो उस समय तक आगमन नहीं हुआ था भारत में। अखबार के अंदर कटिंग छपी हुई पूरी की पूरी न्यूज़ है। आज आर्य समाज द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी। आप सब अपने वस्त्र उसमें जो भी खरीद लिए गए उनको लाएं, और आज संकल्प लें कि हम देश के वस्त्र पहनेंगे। कब से चल रहा है, कल्पना करके देखिए। इन बातों को कभी दुनिया के सामने लाया नहीं गया। नमक आंदोलन की अगर मैं बात करूं, तो नमक आंदोलन हालांकि क्या था कि नमक के ऊपर कर था, अंग्रेज सरकार ने कर लगाया। ऋषिदान ने उसका स्पष्ट विरोध कर दिया कि ना भाई, अंग्रेजों, ये जो नमक है ये वो न्यूनतम चीज़ है जो हर गरीब के लिए काम आती है। अगर इस पे कर लगेगा, इससे ज़्यादा गरीब के ऊपर अन्याय हो नहीं सकता। तो ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखा, जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूँ कि नमक के कर के ऊपर भी लगाना, वो भी स्वदेशी के लिए बढ़ाने की भी। स्वदेश का व्यक्ति थोड़ा तो ऊपर उठे, वो कब तक दबा रहेगा, कब तक कुचला रहेगा। और जो सबसे बड़ा स्वदेशी चीज़ थी, सरकार मेरी होनी चाहिए। आज हमारे इस पूरे प्रकरण में आज़ादी के आंदोलन को लेकर के कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, जबकि अगर मैं ये कहूँ कि पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन ही आर्य समाज का आंदोलन था, तो मेरे शब्दों में हो सकता है कोई ज़्यादा वजन लगा ले, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो ये लगेगा कि आर्य समाज का ही पूरा का पूरा आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन। आज क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि ये देश हमारा है, इसलिए विदेशी सरकार मंजूर नहीं। अंग्रेज़ों ने एक बार, अंग्रेज़ों के जो लोग मिलने आते थे, ऋषिदान से एक बार मिले कि स्वामी जी आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले सुरक्षा आदि की कोई आपको तकलीफ़ तो नहीं? बोले सुरक्षा आदि की भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। तो अगली बात उन्होंने कहा कि फिर स्वामी जी आप हमारे राज्य की उन्नति के लिए कामना कर दिया कीजिए। ऋषिदान यहाँ पर चूके नहीं, उन्होंने अपने आप को बचाया नहीं, स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं तो रोज़ाना अंग्रेजी सरकार के समाप्त होने की कामना किया करता हूँ। ये कब कह रहे हैं? वो 1870s में कह रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे हैं जब वो, तब इस बात को उसमें लिख रहे हैं। कभी अवसर आएगा तब आर्य समाज और ऋषिदान की जो स्वदेशी को जो जिसको आज़ादी का आंदोलन जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा 70-80 सालों तक जो आंदोलन चला है, उसमें क्या भूमिका रही है, उस पर कभी विस्तृत चर्चा होगी तो जरूर करूँगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस विचार को देने वाले, देखिए मैं दोबारा दोहरा दूँ, हमारे मन में ये विचार नहीं था कि ये देश हमारा है। हमारे मन में ये भी विचार नहीं था कि ये देश पे कोई और हमारे अधिकार करके बैठा है। चल रहे थे, हमारे देश में मुगल थे,
उसको लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1757 में एक युद्ध हुआ जिसको पलासी का युद्ध हम बोलते हैं, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, और दूसरी तरफ था क्लाइव और उनके बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, क्लाइव का पूरा शासन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई हमारे देश के अंदर। मजे की बात आप ये देखिए कि सिराजुद्दौला की सेना में भी भारतीय हैं और क्लाइव की सेना में भी भारतीय हैं। दोनों को ये नहीं मालूम है कि ये दोनों हमारे ऊपर अपना अधिकार करने के लिए लड़ रहे हैं। यानी हमारा मस्तिष्क इतना ज़्यादा कुंद हो चुका था कि हमें मालूम नहीं था। ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात को सत्यार प्रकाश के अंदर लिखा। लंबी कहानी है लेकिन छोटे से मैं बताऊंगा। कोई कितना भी करे, जब महारानी ने घोषणा की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार का दायित्व तो महारानी के हाथ में चला गया, लंदन गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तब महारानी ने घोषणा की कि अब भारतीयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब शासन हमारे हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया है, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा माता अपने पुत्रों के साथ में व्यवहार करती है वैसा ही तुम्हारी प्रजा के साथ भी व्यवहार होगा। ऐसा करके भारतीयों के 1857 के गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई। उस समय ऋषिदान ने शब्द लिखे थे और वो शब्द अपने आप में बहुत गजब के शब्द हैं। लिखे हुए हैं, बोले होते तो मुझे कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती, मैं कैसे प्रमाण दूंगा। लिखे उन्होंने, कोई कितना भी करे। ये शब्द यहाँ से शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। ये जो स्वदेशीय शब्द आया, ये सत्यार प्रकाश के लेखन में ही पहली बार उपयोग हुआ। इससे पहले के किसी भी ग्रंथ में स्वदेशीय शब्द या स्वराज्य शब्द आया ही नहीं। ऋषिदान के ग्रंथों में अनेक जगह पर स्वराज्य और स्वदेशी शब्द लगातार उपयोग हुए हैं, जितना भी उन्होंने लेखन किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज हम जो भी देख रहे हैं, इसके पीछे ऋषिदान की सोच, उनकी मान्यताएं और उसके पश्चात उनके शिष्यों द्वारा किए गए कार्य आज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। आर्य समाज आज के दौर में क्या क्या योगदान है अभी समाज के लिए? देखिए, आर्य समाज इस समय लगभग प्रत्येक वर्ग के लिए, ये बिना देखे कि कौन किस जाति से है, उनके सबके उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। चाहे वो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के काम हो, यानी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ तक पहुँच करके उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था। आज भी देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी शिक्षा उतनी ईजी नहीं है। सरकार का बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं। तो आर्य समाज एक तो वहाँ से शिक्षा से लेकर के, फिर वहाँ की जो बड़ी प्रतिभाएं, अच्छी प्रतिभाएं हैं, हम कितना भी चाहें वहाँ पर उतना सपोर्ट उनको नहीं दे सकते हैं। तो उनको हम दिल्ली ला करके या बड़े शहरों में उनके लिए सेंटर बना करके उनको रहना, उनका भोजन, उनका पढ़ाई, उनके वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था से अनेक गुरुकुलों का संचालन आर्य समाज कर रहा है। आर्य समाज अनाथालयों का संचालन जो कर रहा है करीब 150 वर्षों से, आज देश भर में और विदेशों में भी, अगर मैं सूरीनाम की बात करूं, मॉरिशस की बात करूं, दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, तो बड़े से बड़े अनाथालय, मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अनाथालय भारत में भी और विदेशों में भी आर्य समाज द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। डीएवी कॉलेज की बात हम कर ही चुके हैं। लगभग 2500 स्कूलों में मोर और लेस 85 लाख के करीब बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे डिस्पेंसरी, आयुर्वेद चिकित्सालय, ये आर्य समाज के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पंजाब में लुधियाना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, दयानंद मेडिकल कॉलेज, डीएमसी, अगर आपने नाम सुना हो तो डीएमसी अपने आप में एक मार्वलस इंस्टीट्यूट है आर्य समाज का, दयानंद मेडिकल कॉलेज के नाम से बहुत बड़ा संस्थान है। ऐसे तो बड़े हैं, छोटे संस्थान भी पूरे भारत में छोटे आर्य समाज मंदिरों में भी लगातार संचालित होते हैं। युवाओं के लिए आर्यवीर दल के माध्यम से शिक्षण देना और उनके संस्कारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करना आर्य समाज का इस समय एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिभा विकास, जिन बच्चों में प्रतिभा है, धन की कमी है, आईएएस बनने की इच्छा है, योग्यता है, धन के अभाव में, उनके लिए आर्य समाज निःशुल्क व्यवस्था, रहने की, भोजन की करता है और यह निरंतर कार्य भी चल रहा है। एक हमारा प्रोजेक्ट प्रगति है, जिसमें 12th के बाद अगर वो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है और परिवार के पास में फीस के पैसे देने के लिए नहीं है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। बच्चों को वो अपना फॉर्म भरते हैं, हर साल हम उनको कोशिश करते हैं कि किसी की पढ़ाई केवल पैसे के अभाव में रह ना जाए। इसी तरह से महिलाओं के लिए और महिला खासकर विधवा आश्रम, महिला आश्रम, बेटियों के लिए अलग से अनाथालय, बेटियों के लिए अलग से गुरुकुल व्यवस्थाएं और गुरुकुल सिस्टम जो खासकर वेद को पढ़ाने वाला, यानी वेद की प्राचीन संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में अनेक गुरुकुलों का संचालन इस समय आर्य समाज के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आर्य समाज हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए और हर आयु के लिए
उसकी उन्नति के लिए जितना संभव हो सकता है निस्वार्थ भाव से प्रयास निरंतर रूप से करने की कोशिश कर रहा है। और ये 150वां साल आर्य समाज का चल रहा है, इसमें और नई चीज़ों को हम कर सकें और नए क्षेत्रों में जा सकें, इसका लिए हम सबका प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज विनय आर्य जी हमारे साथ जुड़े और आर्य समाज भारत में क्या क्या कार्य कर रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर आज तक जो अब के भारत यानी जिसे नया भारत कहते हैं, समाज के लिए क्या क्या अच्छे कार्य कर रहा है, ये विनय आर्य जी ने विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे पिछले पॉडकास्ट को लाखों लोग अपना प्यार दे चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।